देखो बेसिकली ये हमारा इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 4 है, इसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, इन केस गाइज क्या कहते हैं, मेरे वॉइस ना आए या अगर आपको स्क्रीन में कुछ लेआउट या कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना आप। ठीक है। तो जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 4 में स्टार्टिंग में कि रेगुलेटर्स इन फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। रेगुलेटर्स मतलब बेसिकली क्या हुआ कि पूरे फाइनेंशियल मार्केट को रन करने के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, क्योंकि पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट है दैट इज बीन हैंडल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एनी इशू? ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट क्योंकि हैंडल होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या करा कि एक सेगमेंटेशन बनाया गया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर की। मतलब जैसे मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट है, इसमें कितने टाइप की रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेटर्स बनाए गए। और रेगुलेटर्स का बेसिकली काम क्या था कि जो उनके सेगमेंट में फाइनेंशियल मार्केट है, डिफरेंट काइंड ऑफ या वर्किंग एंटिटीज हैं, तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, ताकि सारे के सारे बैंक्स या सारे के सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिवर्सली काम कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लो कि किसी कंट्री में ऐसा हो कि वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक हो और हर बैंक का अपना अलग अलग रूल हो, ठीक है, तो क्या वहां पे यूनिफॉर्म तरीके से मतलब बिजनेस हो सकता है आगे किसी के लिए? बोलो गाइस। गाइस, नो सर। मान लो कोई कंट्री है, वहां पे नंबर ऑफ बैंक्स हैं और हर बैंक का अपना अपना रूल हो। कोई कहता है मैं ऐसे काम करूंगा, कोई कहता है मैं कैसे काम करूंगा, और वो अपनी मर्जी से काम करने लगे, तो क्या कस्टमर के बेनिफिट्स होंगे? नहीं सर। है ना? नहीं तो सर। आपने देखा होगा, भले ही आज की डेट में जितना भी सोशल एरिया में आप देखते होगे कि भले हर किसी का अपना बिजनेस है या अपनी शॉप्स है, आप ऐसे कस्टमर किसी की शॉप पे जाते हो या किसी बिजनेस एंटिटी के पास जाते हो, फिर भी हर शॉप के हर चीज के अपने एक रूल्स बने हुए हैं। तो वो रूल्स जो बनाते हैं वो रेगुलेटर्स बनाते हैं। तो जैसे अगर हम इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है बैंकिंग एंड मनी मार्केट। तो बेसिकली बैंकिंग में जितने भी शेड्यूल्ड, कमर्शियल, नेशनलाइज, कोऑपरेटिव, प्राइवेट सेक्टर, जितने भी तरह के बैंक्स होते हैं, अल्टीमेटली वो सारे के सारे बैंक्स रिपोर्ट करते हैं आरबीआई को। दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट्स अ रेगुलेटर फॉर बैंकिंग चैनल एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली कोई बता सकता है क्या होगा? मनी मार्केट से क्या समझते हो? मनी मार्केट मतलब वो हो जाएगा क्या सर? क्या बोलते हैं, जहाँ पैसे लगाते हैं, पढ़ा रहे थे ना। आप समझो कि मनी मार्केट का मतलब हुआ बेसिकली, जैसे उसके नाम में ही दिखा रहा है ना कि मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे ऐसे। पैसे का बाजार हो, मनी मार्केट मतलब यही ना। हेलो। 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 जैसे आ, हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ बोलिए मैम। सर आवाज कट रही है। अभी हेलो। आ रही है? कर लीजिएगा। अभी आ रही है वॉइस? हाँ अभी आ रही है। हाँ, तो देखो मैं कह रहा था आपसे कि मनी मार्केट बेसिकली वो मार्केट होता है जो बेसिकली क्रिएट किया गया लिक्विडिटी के लिए। जैसे आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे इंडिया में है चाहे वर्ल्ड में है, तो सभी को हाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी यानी पैसों की रिक्वायरमेंट चलती रहती है। तो ये जो मार्केट क्रिएट किया गया, ये बेसिकली जो लिक्विडिटी है उसको क्रिएट करने के लिए, कि जैसे मान लो कि हाई वॉल्यूम में किसी को के पास हाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विडिटी है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट करने आता है, और जो वो बोरोइंग, जिससे आप हाई वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्ट कर सकते हैं।
for short term or medium term. Clear? तो मैं आपको बोल रहा था कि जो सिक्योरिटी मार्केट है बेसिकली, ठीक है, वहां पे क्या रहता है, सॉरी सिक्योरिटी मार्केट मतलब मैंने इससे पहले आपको बताया मनी मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटीज मार्केट क्या हुआ कि जहां बेसिकली जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो एसोसिएट होते हैं और अपनी सिक्योरिटीज को वो इंडेक्स पे अपडेट करते हैं ताकि लोग आके इन्वेस्ट कर सके। तो जैसे हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जहाँ पे कस्टमर इन्वेस्ट करता है, लाइक इक्विटीज होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो गई, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर हो गए, जहाँ पे ये सब मार्केट ये सब इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं बाय डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, ठीक है, ताकि कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर सके। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो सिक्योरिटी मार्केट देखो, अगर बेसिकली देखा जाए ना, कई बार लोग बोलते हैं कि बैंकिंग का पर्पस क्या है, तो आपके हिसाब से बैंकिंग का पर्पस क्या है? इंडिया में इतने सारे बैंक्स हैं, आपको क्या लगता है बैंकिंग का पर्पस क्या रहता है? मेन बिजनेस। एग्जैक्टली सबसे मेन पॉइंट है बैंकिंग का जो किसी भी कंट्री में काम करती है कि टू प्रमोट द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भले हम बैंकिंग चैनल में लोग सोचते हैं कि हम सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट बेसिक जो मेन पर्पस है बैंकिंग का वो है टू इनिशिएट द ट्रांजेक्शन, ठीक है, ताकि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट किए जा सकें। क्योंकि जब मनी ट्रांसफर होगा, मनी ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद ही तो कोई ना कोई एसेट शेयर करेगा ना। मान लो किसी को माल बेचना है, किसी को माल खरीदना है, तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं। बट सिक्योरिटीज मार्केट का मेन पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ताकि कोई भी कस्टमर जो चाहता है कि भाई मैं अपने फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करूं, तो वो सिक्योरिटी मार्केट में अप्रोच करता है। अपार्ट ऑफ दैट, थर्ड जो सबसे बड़ा मार्केट होता है हमारा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस मार्केट, जो मैंने आपको कल बताया था। जैसे मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है, ठीक है, टर्म प्लान होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। तो ये जो सारी कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो दे अल्टीमेटली रिपोर्ट्स टू IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरीज को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है अथॉरिटी, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब कि इसी सेक्टर को डेवलप भी कर रही है, ताकि डे बाय डे बेसिस पे इसको डेवलप किया जाता है ताकि कस्टमर के लिए और सूटेबल फैसिलिटीज मिल सके। लास्ट में आ जाता है पेंशन मार्केट। पेंशन मार्केट से आपको पता है कि जैसे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बाय विच वी सिक्योर आवर मनी फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। ये तो आप जानते हो ना कि कई तरह के मतलब इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में जिनसे हम अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, ठीक है, ये अपना रिटायरमेंट सिक्योर करते हैं, खासकर सैलराइड पर्सन। तो आपने सुना होगा पेंशन होती हैं, PF होता है, EPF होता है, इस तरीके से कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें सैलराइड पर्सन मंथली अपनी सेविंग्स करते हैं ताकि जब उनका एक रिटायरमेंट का टाइम आए तो दे विल गेट अ लंप सम ऑफ फंड। तो ये सब सुना है आपने, PF और ये सब? यस सर। है ना। तो ये जो सारा मार्केट होता है दैट इज बीन हैंडल्ड बाय PF, RDA, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब यहीं पे हम लोगों ने जो फर्दर पढ़ा था, तो फर्दर हम ये देख रहे थे कि सेबी के रूल्स क्या है। तो मोटे मोटे मैंने आपको बताए थे, ठीक है। आप किसी को अभी भी डाउट हो तो फर्स्ट वीडियो देख लेना। बाकी जो मेन 3 रोल है वो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है,
इन सिक्योरिटीज मार्केट, यानी हर कस्टमर का एक इंटरेस्ट होता है ताकि जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है कि वो एक प्रॉफिट पा सके या उसका यूनिट्स में एप्रिसिएशन हो प्राइस में, तो वो जो उसके इंटरेस्ट है, यानी वो जिस इंटरेस्ट से सिक्योरिटी मार्केट में आया है, जो जो ऑब्जेक्टिव उसके हैं, वो उनमें कोई लॉस ना हो, यानी कस्टमर का किसी भी तरह का फाइनेंशियल या किसी और अदर तरह का नुकसान ना हो, तो उसके लिए जो जो पॉलिसीज बना सकती है सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, वो सब सेबी बनाती है। सेकंड, टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, यानी सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना, आम आदमी के बीच में इसके लिए जागरूकता लाना, लोगों को पता चल सके कि सिक्योरिटी मार्केट में कैसे एंट्री होती है, सिक्योरिटी मार्केट क्या है, किस तरीके से आप सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और साथ में सिक्योरिटी मार्केट को इस तरीके से डेवलप करना, जो लिखा है सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, कि सिक्योरिटीज मार्केट को इस तरह डेवलप करना ताकि कोई भी एक मतलब हर आदमी के लिए एक बहुत ज्यादा इजी हो सिक्योरिटी मार्केट में एंटर कर सके। थर्ड चीज, टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, रेगुलेट करने का मतलब कि सिक्योरिटी मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट, तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज काम कर रही हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सारे मार्केट को रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है ताकि हर इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से रूल ना बनाए, ठीक है। तो इसीलिए इस सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाता है वो भी सेबी बनाता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी मार्केट में जो भी कंपनीज काम करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके लिए एक एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट को आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली द एक्ट इज सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट 1996। 1996 यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है, रीजन बीइंग इट क्रिएटेड ऑन 1996, इट इम्प्लाइड फ्रॉम 1996, ठीक है, एंड इट्स अ रेगुलेशन कॉल्ड सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस, यानी जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, all the mutual fund company need to work as per the regulation given by SEBI, that is called SEBI Mutual Fund Regulation 1996, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम फर्दर चलते हैं, तो रेगुलेटरी रिफॉर्म बाय सेबी, यानी यहाँ पे ये था कि जो सेबी है, जो रेगुलेटरीज बनाती है, उनमें क्या क्या रिफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, यानी सेबी रेगुलेटरीज को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या करती है। तो इसमें द फर्स्ट थिंग इज स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी जब भी कोई कस्टमर मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कोई स्कीम क्रिएट करती है, तो उस स्कीम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसको अपडेट करती है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में। यानी जब कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है टू परचेज एनी स्कीम, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वर्बली तो उसे एक्सप्लेन करता ही है, पर साथ में हर स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट उसको भेजता है और देता है, ताकि उसको सारी महत्वपूर्ण जानकारी, यानी स्कीम में जो स्कीम खरीदने से पहले या किसी स्कीम को समझने के लिए जो बेसिक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कस्टमर को होनी चाहिए एज पर से भी, वो सारी चीजें उसमें मिनिमम उसमें मेंशन होती ही होती हैं। बाकी एक्स्ट्रा भी होते हैं, बट मिनिमम जो सेबी ने बोला कि ये सारी चीजें कस्टमर को पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होती हैं। सेकंड, कन्वर्जन एंड कंसोलिडेशन, इसका मतलब मैंने बताया था कि देयर आर सम इंस्टेंसेस, ऐसा होता है कि जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, उसमें मल्टीपल स्कीम्स होते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वहां पे आप ऐसा नहीं आइडिया लगा सकते कि एक स्कीम होगी या 10 स्कीम होगी। म्यूचुअल फंड कंपनीज को जितना से भी परमिशन देती है स्पॉन्सर को, उतनी स्कीम्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने प्रोजेक्शन के हिसाब से वो लोग लॉन्च करते हैं। तो देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे कंपनीज के पास मल्टीपल स्कीम्स होती हैं, ठीक है, एंड ड्यू टू सम मार्केट रिक्वायरमेंट, या जहाँ पे फंड मैनेजर का कोई अपना एनालिसिस होता है कि हाँ अगर हम दो स्कीम्स को मर्ज करके कोई थर्ड तरह की स्कीम बनाएं जिससे कस्टमर को भी बेनिफिट हो सकता है और मार्केट को भी बेनिफिट हो सकता है, तो वो क्रिएट की जाती है, बट बाय द परमिशन ऑफ सेबी। ऐसा नहीं कि कंपनी कभी भी कोई दो स्कीम को या मल्टीपल स्कीम्स को मर्ज करके कोई नई स्कीम लॉन्च करेगी और सेबी से परमिशन नहीं लेगी। सेबी विल मेक श्योर, उनको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि अगर आप अपना कन्वर्जन कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम वन लाइक मर्जर कर रहे हो आपको स्कीम्स का, ठीक है, तो उस केस में जो कस्टमर के इंटरेस्ट है, यानी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनके इंटरेस्ट, उनके बेनिफिट, उनके प्रॉफिट्स को कोई लॉस ना हो, उसके लिए कुछ ना कुछ डिफाइन किए जाते हैं मैनर्स, जिन मैनर्स के अंतर्गत ये सारे का सारा ट्रांजेक्शन, ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो बीन रेगुलेटेड बाय सेबी। न्यू प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्पॉन्सर या कोई भी एएमसी या कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, तो हर स्कीम से पहले प्रायरली उनको एक परमिशन लेनी पड़ती है
सेबी से, सेबी को वो अपनी स्कीम की डिटेल देते हैं, सेबी चेक करती है कि ये स्कीम एज पर सेबी गाइडलाइंस है कि नहीं है, इससे कोई रिस्क तो नहीं क्रिएट हो रहा है कस्टमर के लिए, और एज पर प्रोसेस है कि नहीं है। तो जितनी बार कोई म्यूचुअल फंड कंपनी कोई स्कीम लॉन्च करेगी उतनी बार उसको सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा, और हर बार वो परमिशन लेती है, सेबी चेक करती है, उसको ओके लगता है तभी सेबी परमिशन देती है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि देखो हर मार्केट का, हर सेगमेंट का अपना एक रिस्क होता है, ठीक है। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहली चीज है कि एक्सपोजर लिमिट, यानी देखो जैसे एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके उसकी एक लिमिट है, ठीक है। कि लिमिट कैसी है कि जैसे अगर मान लो उसे भूख लगती है, वो खाना खाता है, ठीक है, तो उसके मिनिमम और मैक्सिमम खाने की एक लिमिट होती है। एक आदमी है, उसका हाइट वेट का एक लिमिट है कि एक हेल्दी आदमी है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए। ऐसी जब म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जब स्कीम लॉन्च करते हैं तो उनकी एक लिमिट सेट की जाती है कि इसकी कितनी फाइनेंशियल कैपेसिटी हो सकती है, या इसके थ्रू कितना कॉर्पस इकट्ठा किया जा सकता है। वरना ऐसे तो हर स्कीम ये चाहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लूं, बट एक लिमिट से ज्यादा अगर एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क भी क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात गाइज? समझ में आ रही है वाली चीज, एक्सपोजर लिमिट? सुबोध, यस सर। अभी तक समझ में आया? थोड़ा मैं फास्ट है। यस सर। ठीक है। एक्सपोजर लिमिट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्कीम अगर लॉन्च होती है तो वो स्कीम जो है, ठीक है, उसकी एक लिमिट बनाई जाती है कि इसमें कितने कस्टमर एंटर करेंगे, इसमें कितने यूनिट सेल की जा सकती है, इसमें कितनी इसकी कॉर्पस कैपेसिटी रखी जाएगी, ठीक है, वो सब चीजें डिसाइड करती है, ठीक है, सेबी। ठीक है, तो जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी को स्कीम लेके आती है तो उसके एक्सपोजर लिमिट्स को चेक करती है सेबी। सेकंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है ताकि कस्टमर को अपने पोर्टफोलियो को बड़ा से बड़ा बनाने में हेल्प मिले, ठीक है, डाइवर्सिफाई कर सके। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 लाख रुपया एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100% चांसेस है कि उसमें कोई रिस्क है उसके पैसे के नुकसान का, बट वही पैसा आपने 10 अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ गेटिंग लॉस गेट लोअर, यानी चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको लॉस होगा। तीसरा, गवर्नेंस, यानी रिस्क, जो मार्केट का रिस्क है उसको कंट्रोल करने के लिए थर्ड चीज सेबी क्या करती है, गवर्नेंस पॉलिसी बनाती है और गवर्नेंस टीम को अथॉरिटी देती है कि वो सारे के सारे मार्केट का रिस्क कवर करे। तो जैसे गवर्नेंस बॉडी का मतलब क्या हुआ, दीज आर द बॉडी हु आर डू ऑडिट्स, ये वो लोग हैं जो ऑडिट्स करते हैं, ठीक है, ठीक है, और ऑडिट्स करने की वजह से ये लोग मार्केट में यूनिवर्सल फॉर्म में रेगुलेटरी को एक्सपोज करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक आदमी के लिए इनकम टैक्स अलग है, दूसरे के लिए अलग है, या एक आदमी के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी अलग है, दूसरे के लिए अलग है। अगर कोई भी पॉलिसी बनी है, कोई भी लॉ बना हुआ है तो वो यूनिवर्सली इंप्लीमेंट होगा एवरी पर्सन पे, ठीक है, इन फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स, इसमें सीधा सीधा बताना चाहते हैं कि सेबी ने कुछ इस तरह की से पॉलिसीज बनाई है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अगर कोई स्कीम लॉन्च करेगी तो उस स्कीम के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसे कस्टमर को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, खास करके ऐसे पॉइंट्स जिससे कस्टमर को ये पता चल सके कि इस स्कीम में कितना रिस्क है इन्वेस्ट करने से, ठीक है। और सेकंड, कि कस्टमर को ये पता चल सके कि ये स्कीम जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है वो सेक्टर का एक्सपोजर कैसा है। तो इसीलिए कुछ मैंडेट्स बताए गए हैं कि ये मैंडेट्स आपको करने ही करने हैं फॉलो, ताकि कस्टमर जागरूक हो सके। तो इसीलिए आपने देखा होगा, हमने कल भी करा था, एडवर्टीजमेंट देखे थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई किसी भी तरह का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट मार्केट में होता है तो आखिरी में उन्हें एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है जिसमें वो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो रूल सेबी ने बनाया ताकि कस्टमर थोड़ा जागरूक रह सके। फिर लास्ट हो गया गवर्नमेंट नॉर्म्स और गवर्नेंस नॉर्म्स। तो गवर्नेंस नॉर्म्स मैंने आपको जैसे बताया कि इट्स अ टीम ऑफ people who do audits and other kind of things by which they can check whether the
system or working adopted by any securities company, ठीक है, is as per the regulatories or not। यानी इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये ऑडिट्स करते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर करते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज मॉनिटर करते हैं, ताकि ये पता करने के लिए कि जो सेबी ने जितनी भी तरह की पॉलिसीज बनाई हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, कोई भी सिक्योरिटी मार्केट कंपनी या कोई भी कस्टमर उन सारे की सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस हमेशा सिक्योरिटी मार्केट के लिए, कस्टमर के लिए भी है, ठीक है। कुछ रूल और कुछ अधिकार कंपनियों के हैं और कुछ रूल और कुछ अधिकार कस्टमर के भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, उन सबको चेक करने का काम गवर्नेंस बॉडी का है। क्लियर हो गया? यानी सेबी का काम हो गया रेगुलेटर, एज अ रेगुलेटर लॉ बनाने का, और वो लॉ सही तरह इंप्लीमेंट हुआ है और लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है और लोग उस लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो चेक करने का काम है गवर्नेंस बॉडी का, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज, यानी देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट अल्टीमेटली वो स्कीम जो इन्वेस्ट करती है वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, आइदर वो डेप्थ मार्केट में इन्वेस्ट करे, इक्विटी मार्केट में करे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, इनको भी रेगुलेट करने का काम कहीं ना कहीं सेबी का होता है, ठीक है। फिर नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम या डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी जो कॉर्पोरेट है, ठीक है, या कोई भी फंड है या कोई भी सिक्योरिटीज है, आज की उनकी नेट एसेट वैल्यू क्या है, यानी डे बाय डे जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, जो किसी भी कॉर्पोरेशन को या किसी भी स्कीम को प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जो भी मार्केट ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस ट्रांजेक्शन के बाद डेली बेस पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन के बाद किसी भी प्रोडक्ट की नेट एसेट वैल्यू, यानी जो एसेट है उसका नेट वैल्यू क्या रह जाता है आफ्टर डेबिटिंग ऑल द चार्जेस, ऑल द थिंग्स, ठीक है, ऑल द ऑब्लिगेशंस, तो वो जो कैलकुलेट होता है और उसको जो फाइनल करता है, डिस्क्लोज करता है, दैट इज बीन सेबी। फिर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, यानी मान लो कि जो भी सिक्योरिटीज हैं मार्केट में अवेलेबल, उनकी वैल्यूएशन पता करना है, यानी किसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एनएससी में हो सकता है कोई सिक्योरिटी जो है या कोई शेयर जो है आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का हो सकता है 60 रुपीज पर शेयर दिखेगा, वहीं आप बीएससी में जाएंगे तो मे भी हो सकता है 61.2 61.3 दिखता है, या कम भी दिख सकता है, प्लस माइनस होता है, बिकॉज एवरी सिक्योरिटी इज मार्क टू मार्केट। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए अगर आप एनएससी में यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं, तो हम उसे बीएससी में डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। आपको एनएससी में अगर कोई सिक्योरिटी परचेज करिए, जिस इंडेक्स में आप सिक्योरिटी परचेज करते हो, आपको उसी इंडेक्स में उसको ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस तरह का मार्केट है, उस मार्केट के हिसाब से उस सिक्योरिटी की वैल्यू निकाली जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है कि जितने भी हमारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ये कस्टमर को जब मोटिवेट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो जब कस्टमर वहाँ इन्वेस्ट करने आते हैं तो इन कंपनीज के कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं। जैसे आप एज अ कस्टमर अगर म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाते हो और आप बोलते हो सर मुझे स्कीम परचेज करनी है, तो वहाँ पे एक पर्सन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो आपको सारी स्कीम समझाता है। वहीं पे कंपनी के पास एक एएमसी होती है जो पूरा बिजनेस ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, एनालिस्ट हैं, फंड मैनेजर हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसीज हैं, उसके अलावा आपके डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कस्टोडियंस हैं, ट्रस्टीज हैं। तो इन सब के कुछ बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसीलिए व्हेन यू एंटर इन सिक्योरिटी मार्केट, लाइक आप जब कोई भी स्कीम परचेज करते हो तो वो टाइम पे या आप कोई स्कीम सेल करते हो, ठीक है, तो वो दोनों टाइम पे आपको एक चार्ज फेस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लोड्स, यानी एंट्री लोड और एग्जिट लोड, ठीक है। तो सेबी ये बोलता है, ठीक है, कि आप कस्टमर से चार्जेस ले सकते हो, लाइबल हो कोई बात नहीं, बट उनकी एक लिमिट रखी गई है कि आप एक रेंज बनाई गई है कि इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। आप एक यूनिवर्सल फॉर्म में एक रेंज सेट करिए सारे मार्केट के लिए कि आप इस रेंज के अंदर अंदर ही आप कस्टमर को चार्ज कर सकते हो। तो लोड्स मतलब हो गया कि कैसे किसी भी स्कीम में एंट्री लोड है, एग्जिट लोड है, वो कितना लगाना है कि नहीं लगाना है, दैट इज मीन, ठीक है, फाइनलाइज बाय द कंपनी, बट उसकी लिमिट सेट करता है सेबी। सेकंड फीस होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था फंड मैनेजमेंट चार्ज किए जाते हैं कस्टमर से, ठीक है, या ट्रांजेक्शन चार्ज किए जाते हैं कस्टमर से, ठीक है,
या ब्रोकरेज चार्ज की जाती है कस्टमर से, तो ये जो चार्जेस होते हैं दैट इज कॉल्ड फीस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे कस्टमर को पता होने चाहिए, ठीक है। सेबी का कहना है कि आप कस्टमर से जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करा रहे हो तो कस्टमर को लोड्स, फीस और एक्सपेंसेस के बारे में एक तो क्लियर होना चाहिए, दूसरा उनकी एक लिमिट होनी चाहिए, यानी आप लिमिट से ज्यादा भी चार्ज नहीं कर सकते कस्टमर से। फिर आ जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल से समझ में आता है कि जैसे हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से हमें कहीं ना कहीं डिविडेंड रेज होते हैं। अब यहाँ पे सेबी मेक श्योर करती है ऑडिटिंग के दौरान कि जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को जो भी अपना डिविडेंड शेयर करना था, ठीक है, वो डिविडेंड उन्होंने शेयर कराया कि नहीं कराया, वो कस्टमर को टाइम पे मिला है कि नहीं मिला है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीजर एंड नॉर्म्स फॉर कैलकुलेटिंग डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस हैज बीन लेड आउट इन सर्कुलर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम, यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी कोई स्कीम क्रिएट होती है, ठीक है, और कस्टमर आते हैं और कस्टमर वो स्कीम को सेलेक्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो उसका सिंपल मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू सिक्योरिटी मार्केट में, ठीक है, वो एज पर द स्कीम ही होना चाहिए। यानी कस्टमर ने जिस सेक्टर में जिस टाइप की स्कीम को चूज किया हुआ है और जिसमें उसने पैसा लगाया, उसका वो पैसा उसी सेक्टर उसी स्कीम में इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर ये पाया जाता है कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी किसी और स्कीम में, ठीक है, किसी स्कीम में कि मेरे को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है और उसका सेक्टर चेंज कर दे कंपनी, तो उस केस में सेबी जो है उस कंपनी के ऊपर एक्शन लेती है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सेफ फॉर एग्जांपल आपने कोई गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को डॉक्यूमेंट साइन करके दिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे डॉक्यूमेंट लिए, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, 1 साल के बाद आप जाते हैं। अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें एंड बाय द प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑफ 10% यू विल गेट अप्रोक्स फिगर ऑफ 1,10,000 आफ्टर द ईयर। अब आप 1 साल बाद जाते हो और अचानक से वहां जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिलता है वो आपको 1 लाख के बदले 1.25 लाख या 1.5 लाख का प्रॉफिट दिखाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाते हो कि मैंने जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया था वहां पे इतना ज्यादा रिटर्न कैसे आया। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलता है कि सर आपका तो चलो इन्वेस्टमेंट जो हुआ था आपने किसी सेक्टर में करा था, बट मैंने अपनी मर्जी से किसी और सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वहां से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हुई है। तो वो टाइम पे आप सेबी को कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरी म्यूचुअल फंड कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसने मेरी नॉलेज के बगैर मेरे पैसे को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो आप पहले उसी म्यूचुअल फंड कंपनी को कंप्लेंट करते हो, उनके ग्रेवियंस सेल में कंप्लेंट करते हो। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो आप सेबी को सीधा अप्लाई कर रिक्वेस्ट कर सकते हो इंटरवेंट करने के लिए। अब उसके बाद आ जाता है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बाय सेबी में फर्दर। इसके अलावा कुछ और अदर काम होते हैं जो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या बाकी काम करने के लिए। तो उसमें सबसे मेन चीज आती है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट को लेके क्लियरली सेबी का गाइडलाइंस है कि डिस्क्लेमर इज ट्रू एंड फेयर फॉर्म, यानी कोई भी जो भी स्कीम है उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है उस रिस्क के बारे में कस्टमर को कंपनी को अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसके साथ आपको एक डिस्क्लेमर भी मिलता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि इस स्कीम में कितना परसेंट चांसेस है रिस्क के या लॉस के। फिर इन्वेस्टर्स राइट एंड ऑब्लिगेशंस, यानी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, और उनकी जो जवाबदारी है, जो जिम्मेदारी है, उन दोनों के बारे में कस्टमर को इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो कस्टमर के राइट्स है, कुछ उसके अधिकार हैं, उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, कुछ उसके ऑब्लिगेशन है, कुछ जवाबदारी भी है। तो इन चीजों की वजह से कस्टमर को कभी भी लॉस ना हो। तो इस तरीके से, ठीक है, कि पेनल्टी इन केसेस ऑफ डिले इन रिडम्पशन, यानी ऐसे केसेस जहाँ पे कस्टमर के रिडम्पशन नहीं हुआ, कस्टमर के अधिकारों का हनन हुआ है, वैसे केसेस में सेबी पैनलाइज भी करती है कंपनीज को। यानी कोई कंपनी है जो रिडम्पशन में, ठीक है, या किसी और तरीके से कस्टमर की रिक्वेस्ट को इनिशिएट करने से डिले कर रही है, मना कर रही है, देरी कर रही है, और उस केस में सेबी पाती है कंपनी की गलती है, तो कंपनी कस्टमर को पेनल्टी
अमाउंट देती है और वो पेनल्टी अमाउंट भरती है म्यूचुअल फंड कंपनी। इसके बाद सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे बताया गया है, आप लोग खुद ये कोर्स कर रहे हैं, NISM जनरेशन 5 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन कोर्स क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि सेबी का मानना है कि जो भी पीपल एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रहा है उसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए ये कोर्स और सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं है तो आप एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वर्क नहीं कर सकते। तो दिस सर्टिफिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज आल्सो कंडक्टेड बाय सेबी, ठीक है, थ्रू NISM। ट्रांजैक्शंस यानी जितने भी सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना और उनको ऑडिट करते रहना, ये चेक करने के लिए कि सारे ट्रांजैक्शन एज पर द ऑर्डर है कि नहीं है, वो सारे के सारे काम, ठीक है, वो सब रिकॉर्ड्स का ऑडिटिंग और सारी की सारी चीजें मॉनिटरिंग करने का काम सेबी कराता है। कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन का मतलब सिंपल सा हो गया कि यहाँ पे एक स्थिरता लाना, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लाना, ठीक है, कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता। फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी कस्टमर है सबके समान अधिकार है, चाहे कोई छोटा इन्वेस्टर है चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए रूल्स अलग है, उसके रिटर्न्स अलग है, कोई कम अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके रूल्स अलग है, रेगुलेशन अलग है। आपका सिंपल सा है कि अगर कोई कस्टमर है तो कस्टमर है, यानी एक रूल एक छोटे कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए भी वही है और बड़े इन्वेस्टर के लिए भी वही है। वही अधिकार बड़े इन्वेस्टर के, वही अधिकार छोटे इन्वेस्टर के, ठीक है। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है कि एडवर्टीजमेंट के, खासकर पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, क्या रूल्स बनाए गए। तो एडवर्टीजमेंट में जैसा पहला रूल दिखा रहा है कि जो भी एडवर्टीजमेंट कोई भी कंपनी बनाएगी, ठीक है, तो दैट शैल बी एक्यूरेट, यानी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, फेयर यानी साफ सुथरा होना चाहिए, उसके कंटेंट से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना होता हो, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए यानी सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो, ठीक है, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए यानी तार्किक होना चाहिए, यानी तार्किक होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है, और कंसाइज होना चाहिए, ठीक है। कंसाइज मतलब सीमित होना चाहिए, समझ में आए, ये नहीं आप एक बात को बहुत लंबा खींच दो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें किसी को कंफ्यूज करना होता है तो हम एक बात को लंबी खींच देते हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए एडवर्टीजमेंट। सेकंड, एडवर्टीजमेंट शैल नॉट कैरी एनी स्लोगन दैट एक्सैजरेट, ठीक है, यानी उसमें कोई ऐसा स्लोगन या इस तरह की लाइन ना हो जो कस्टमर को एक्सैजरेट करे या उसे थोड़ा सा हाइपर कर दे। जैसे कई बार होता है कि कुछ इस तरह के स्लोगन होते हैं जिस स्लोगन को सुनते कस्टमर और कुछ सुनना पसंद ही नहीं करता, जैसे बोल देते कि 1 साल में डबल हो जाएंगे, 6 महीने में डबल हो जाएंगे पैसे, या इस तरीके से और कुछ बोल देते हैं, ठीक है, लालच देने के लिए कस्टमर को। तो इस तरह के स्टेटमेंट या स्लोगन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि सेबी एडवर्टीजमेंट पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा है कि एडवर्टीजमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? अमृता, सुबोध, यस सर। क्या लगता है एडवर्टीजमेंट को सर लेके इतना पर्टिकुलर क्यों है? क्योंकि कस्टमर देखता है सर, हाँ, तो उस पर मतलब इम्पैक्ट पड़ता है सर। कस्टमर देखता है तो फिर उसको ऐसा दिमाग में आता है वो कोई देखो गलती सबसे कर बड़ी सकता है बात है ना सर। कि जितनी भी तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं ना उसका एक कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, पर कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को कहीं पे इकट्ठा करके कोई पब्लिक मीटिंग लेके, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के बारे में समझाऊं, तो वहां पे क्या है कि क्राउड मेरे कंट्रोल में है और क्राउड मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हैव टू गिव आंसर। तो वहां पे ऐसी जगह पे किसी भी तरह की अफवाह फैलने का चांस कम है। बट ऐसे मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट जैसे पोस्टर लगाना, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देना, रेडियो पे अनाउंसमेंट कराना, प्रिंट मीडिया में अखबार में छपवाना, अब ये ऐसे मोड है कि जहां पे कस्टमर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। दूसरा, आपकी लिमिट नहीं है कि कितने कस्टमर तक जाएगा, ये कंट्रोल नहीं है आपका। इसीलिए सेबी कहता है कि आपका एडवर्टीजमेंट इतना क्लियर होना चाहिए कि चाहे पढ़ा लिखा कस्टमर या कम पढ़ा लिखा कस्टमर या बिल्कुल पढ़ा लिखा कस्टमर भी ना हो तो भी उसके पास मैक्सिमम करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। इसीलिए बोला गया फर्दर कि नो मिसलीडिंग, बायस्ड, ठीक है, डिसेप्टिव स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल इन एडवर्टीजमेंट, यानी कोई मिसलीड करना,
गुमराह करने जैसी, ठीक है, बायस्ड करने जैसी, ठीक है, बायस्ड मतलब समझते हो, तरफदारी करना, किसी एक कस्टमर के लिए, एक सेगमेंट के लिए तरफदारी करना, बायस्ड हो जाना उसके लिए, या अपने बारे में सोचना, दूसरे के बारे में ना सोचना। डिसेप्टिव इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने वाली या इस टाइप की जो डिसेप्टिव होती हैं स्टेटमेंट, जो तर्क होते हैं वो ना देना, ठीक है। फिर एक्सटेंसिव यूज ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज शुड बी अवॉइडेड, यानी ऐसा नहीं कि आप कस्टमर के सामने जब बात कर रहे हो तो आप बिल्कुल लीगल लैंग्वेज में बात करो कि सर, जैसे आप मेरे पास आए, आपने मेरे से पूछा, सुबोध ने मेरे से बोला कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं सुबोध को कहूँ कि भाई तू एक काम कर, तू ना एक एक्टिव फंड ले ले, ठीक है, और वो फंड अगर हो सके तो तू ईटीएफ में रख, और ईटीएफ में अगर चाहता है ना कि लॉन्ग टर्म रहे तो क्लोज एंडेड रखना, और क्लोज एंडेड के साथ अगर तू चाहे ना तो ईएलएसएस की फैसिलिटी भी ले सकता है। अब ये बताओ, ये सुन के कुछ समझ में है कि इस तरह का फंड है? नहीं सर, मतलब कस्टमर को इस तरह से नहीं समझ में आएगा। कस्टमर को नहीं समझ में आएगा, वहां आपको बोलना जी। पड़ेगा कस्टमर को समझाने के लिए कि सर आप अगर हाँ। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने पैसे को इस तरह इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको टैक्स बेनिफिट भी मिले, ठीक है, क्योंकि आप लंबे यस टाइम के लिए सर। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। दूसरा, आप एक कोशिश ये करो कि सिक्योरिटी भी रखो, आप आपकी एज के हिसाब से, अगर आप रिटायरमेंट के लिए चाहते हो तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा सकते हो। क्लोज एंडेड रखोगे सर तो उससे क्या रहेगा कि एक फिक्स टाइम तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो वो सेव रहेगा। और एक्टिव इसलिए रखो सर क्योंकि मार्केट में कुछ नहीं पता क्या अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। एक्टिव फंड रहेगा तो मार्केट के हिसाब से भी आपको रिटर्न रहेगा। तो जितना पैसा आपका डेप्थ मार्केट में है उसको आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो या डेप्थ मार्केट में रखो, और कुछ पैसे को इक्विटी मार्केट में रखो, एक्टिव फंड में रखो, ताकि आपको मार्केट का भी बेनिफिट मिलता रहे। अब ज्यादा समझ में आएगा ना कस्टमर को? समझ में आया ना गाइस? तो कस्टमर यस को सर। उस वे समझाना है कि कस्टमर समझ सके बोलना क्या चाह रहे हैं। फिर एडवर्टीजमेंट सेल बी अकॉम्प्लिश्ड बाय द स्टैंडर्ड वार्निंग, ठीक है, इन लिजिबल फॉन्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी कोई प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो जो वहां पे आप डिस्क्लेमर दोगे वो लिजिबल फॉन्ट में होना चाहिए, यानी ऐसा फॉन्ट जिस फॉन्ट को एक्सेस कर सके, कस्टमर पढ़ सके। तो जैसे लिखा होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो ये चीज साफ सुथरी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट की द सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट शैल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर स्कीम, यानी देखो क्या होता है ना कि कई लोग जैसे आपने देखा होगा साउथ में होता है या बॉलीवुड में होता है, बहुत सेलिब्रिटीज हैं और कई लोग उनके अंधभक्त हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं उनको। अब जैसे अगर आप समझो कि आपको लगता है कि जितने भी फिल्म स्टार्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं जितने एडवर्टीजमेंट करते हैं ये पर्सनली वो सारे प्रोडक्ट यूज करते होंगे? नहीं सर, ऐसा नो नहीं सर। नो सर। उनको पैसा मिल रहा है एंडोर्स, ठीक है, वो एंडोर्समेंट कर रहे हैं, है ना, उनका काम है वो, क्योंकि लोग उनको देखना पसंद करते हैं। तो जब कोई भी प्रोडक्ट अपने आप को फेमस करना चाहता है तो वो ऐसे सेलिब्रिटीज को यूज करता है। जैसे लक्स साबुन है, आपने जो देखा होगा कोई फेमस भी हो, फिल्म ये स्टार सर। होगी उसका टाई अप होगा लक्स साबुन के साथ, है ना। करीना या आज कपूर। की, हाँ आपने देखा होगा, एक आपने वर्ड सुना होगा ब्रांड एम्बेसडर। जैसे अभी कल दुखद घटना के राजू यस श्रीवास्तव सर। जी का देहांत हो गया, तो एक टाइम पे मोदी सरकार में जो स्वच्छता अभियान चल रहा था वो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे उस टाइम के लिए। अब ऐसे किसी भी आदमी को ब्रांड एम्बेसडर या एंडोर्समेंट करने के लिए क्यों रखा जाता है? ताकि लोग उस चीज को फॉलो करें जल्दी, समझ रहे हैं? यस सर। तो यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ फ्रॉड होने के बहुत चांसेस हैं और बहुत रिस्की मार्केट है, तो इसलिए कोई भी सेलिब्रिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी स्कीम को पर्सनली प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है, ये रखा गया है रूल। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है कि अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हो तो उस एडवर्टीजमेंट के दौरान आपको कुछ चीजें कंप्लीटली कस्टमर को बतानी पड़ेंगी, ठीक है, ये मैंडेट है, ये चीजें आपको बतानी। तो जैसे यहाँ पे आपको अगर स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो जैसे स्कीम टाइप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, स्कीम टाइप पास्ट परफॉर्मेंस। तो स्कीम टाइप का मतलब ये स्कीम कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है, तो जैसे यहाँ पे है इक्विटी स्कीम है, दिख रहा है, इक्विटी में। यस सर। है ना। फिर पास्ट परफॉर्मेंस की
इसका पुराना परफॉर्मेंस कितना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स मेंशन किए गए हैं। तो सिंस इंसेप्शन, अगर आप यहाँ देखोगे सिंस इंसेप्शन का मतलब जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर यहाँ सैंपल में दिसंबर 31 2020 मान लेते हैं जिस टाइम पे, हाँ, अब ये स्लाइड बनी होगी उस टाइम तक का एवरेज रिटर्न दिखाया गया 19.23, यानी जब से फंड आया मार्केट में तब से लेकर अभी तक एवरी ईयर एवरेज 19.23 का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, इसको ग्रीन फॉन्ट में इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये पॉजिटिव रिटर्न है। अगर यहाँ माइनस हो रहा होता, लॉस हो रहा होता तो रेड में दिखाते। क्लियर है, ताकि कस्टमर को पता चल जाए। कई बार क्या होता है कस्टमर को ये नहीं पता चलता, मैं इसमें अगर रेड में लिख दूं 4.5 या 6.7 तो कस्टमर को क्या पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार माइनस देखना भूल जाता है कस्टमर। तो रेड में दिखाने का मतलब जैसे यहाँ ग्रीन में दिखाया है, तो अगर लॉस हो रहा होता तो रेड में दिखाते। ठीक है, अब उसके बाद हो गया बेंचमार्क क्या है इसका। तो जैसे इसका यहाँ पे जो बेंचमार्क है दैट इज S&P BSE 500 इंडेक्स, यानी इस स्कीम के अंतर्गत ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। फिर आप इसके अंदर चेक कर सकते हो कि इस स्कीम में फर्दर कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, कौन से सेक्टर में हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज में हो रहा है। आप ये स्कीम पे क्लिक करोगे तो ये एक तरह का ना, ये जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो ये एक तरह का वेब बेस्ड एडवर्टीजमेंट है। यानी जो आप जैसे वेबसाइट पे देखते हो ना कोई भी एडवर्टीजमेंट, तो आप अगर क्लिक करते हो तो फर्दर एक नया पेज खुलता है ना, लिंक होता है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन है अगर आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको नया पेज ओपन होगा जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। फिर यहाँ पे फंड मैनेजर कौन है उसकी डिटेल्स, तो जैसे यहाँ मेंशन दिया हुआ है कि इस फंड के मैनेजर है ना। फिर इस फंड का नाम क्या है, तो जैसे इस फंड का नाम क्या है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, दिख रहा है फंड का नाम। जी सर। फिर उसके बाद आ जाता है रिस्क। अब इसमें कि रिस्क भी बताना है कस्टमर को, तो यहाँ पे जैसे दे रखा है वेरी हाई, मीडियम भी नहीं, वेरी हाई रिस्क है इसमें। ठीक है, भले ही ये फंड जो है जब से आया है तब से लेकर अभी तक इसने 19.23 का रिटर्न दिया है, बट रिस्क भी देख लो भाई, हाई रिस्क है, वेरी हाई। फिर AUM, ठीक है, अब AUM क्या हो गया कि बेसिकली इसका टोटल कॉर्पस वैल्यू कितना है, आज तक इस फंड ने कितना फंड इन्वेस्ट किया है मार्केट में, कितना पैसा रेज करके इन्वेस्ट कर चुका है, कितना बिजनेस कर चुका है। तो जैसे यहाँ दिखाया गया है कि 12,760 करोड़ 0.14 करोड़ 12,760.14 करोड़ का ये बिजनेस या कॉर्पस इकट्ठा करके इन्वेस्ट हो चुका है 31 दिसंबर 2020 तक। तो कॉर्पस से भी आप आइडिया लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पस को आप कंपेयर करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। तो जैसे मान लो अभी आपको कैसे पता कि टाटा बड़ी कंपनी है और कोई कंपनी छोटी है, क्योंकि टाटा का कॉर्पस बड़ा है, टर्नओवर बड़ा है, तो वो टर्नओवर कितना है क्या है वो सब आपको यहाँ से पता चलता है। और लॉन्च डेट यानी ये कब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है लॉन्च डेट में अक्टूबर 2004, 11 अक्टूबर 2004। ठीक है, तो यहाँ जैसे नाम दिया हुआ ये दिखा हुआ है कि डिस्क्लोजर इन वेब एडवर्टीजमेंट। वेब एडवर्टीजमेंट जैसे आप सोशल मीडिया पे या वेबसाइट्स पे जो भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना, ये वो एडवर्टीजमेंट है कि अगर कल की डेट में आप कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं और वहां पे अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एड दिखेगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये सारे के सारे डिटेल्स उसमें मेंशन होंगी। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड इन वेब बेस्ड एडवर्टीजमेंट। क्लियर है गाइस। अब इसके बाद दिखाया गया है कि जो भी कस्टमर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्या हैं। ठीक है, उनके क्या अधिकार हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। ठीक है, इसका संबंध किस चीज से है कि देखो एक अधिकार है किसी भी इन्वेस्टर का कि अगर वो किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो वो उसका बेनिफिशियल ओनरशिप ले लेता है। यानी अगर उस स्कीम को प्रॉफिट होगा और जितना भी प्रॉफिट होगा उसका बराबर का भागीदार बनता है इन्वेस्टर, और अगर उस स्कीम को कोई लॉस होता है तो उस लॉस के साथ भी बराबर का शेयर होल्डर होता है बेनिफिशियल ओनर, दैट इज इन्वेस्टर। समझ में आया। दूसरा, चेंज टू राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर। ये ध्यान रखना गाइस, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि कस्टमर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी बार चेंज कर सकता है। या जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, आप सोच के बताओ कि मान लेते हैं कि अमृता भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनती है और सुबोध भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। मान लेते हैं कोटक या ICICI डायरेक्ट, एक डीमेट कंपनी है ICICI बैंक की,
सिस्टर कंसर्न कंपनी है जिसे हम बोलते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट। अब मान लेते हैं कि टेबल 1 पे बैठती है अमृता मैम और टेबल 2 पे बैठते हैं सुबोध जी। अब सुबोध जी का एक कस्टमर है, ठीक है, वो एक दिन ब्रांच में आता है, सुबोध जी से मिलता है, सुबोध जी उसको एक स्कीम बताते हैं, कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसके बाद सुबोध को पता नहीं, ओ सॉरी, कस्टमर को पता नहीं क्या होता है, उसको लगता है कि किसी भी रीजन से वो सोचता है कि मुझे अपना मुझे अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना है। तो वो अमृता के पास आता है, उनको बताता है कि मैम मैं पहले सुबोध का कस्टमर था, ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करें। तो क्या अमृता जिस कस्टमर का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट एक बार सुबोध कर चुका है, क्या उसका कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट अमृता कर सकती है? बोलो गाइस, क्या लगता है? ये सर अदर करवाना है तो कर सकते हैं हम। देखो सीधी सी बात है, आपके मोहल्ले में 2 दुकानें हैं दूध की, ठीक है, आपने एक दुकान से दूध लिया, तो क्या मैंडेट है जिंदगी भर उसी दुकान से दूध लोगे? नहीं। मेरी इच्छा नहीं नहीं है, सर। मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मैं किसी और के यहाँ से लूंगा। तो वहां पे ध्यान बिल्कुल। रखना, आपको ऑप्शन दिए होंगे, पहला ऑप्शन ऐसा लिखा होगा कि कस्टमर कैन नॉट चेंज हिज डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरा होगा कि कस्टमर कैन चेंज हिज डिस्ट्रीब्यूटर, वो तब कर सकता है जब उसकी पहली स्कीम जिसमें उसने सुबोध के साथ इन्वेस्टमेंट किया था वो खत्म हो जाती है। तीसरा कुछ और ऑप्शन दिया होगा, चौथा ऑप्शन होता है वहां पे दिया हुआ, कस्टमर कैन चेंज एनी नंबर ऑफ टाइम ऑफ हिज डिस्ट्रीब्यूटर विद एनी नंबर ऑफ स्कीम्स, यानी वो कितनी भी बार नई स्कीम परचेज कर सकता है और कितनी भी बार भी चाहे डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है। यानी मैं इन्वेस्टर हूँ, आप सबके सब लोग एक डीमेट हाउस में काम कर रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन मैं जाता हूँ अमृता मैम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक दिन अनुपमा मैम के थ्रू, एक दिन सुबोध भाई के थ्रू, एक दिन रीना मैम के थ्रू, एक दिन रितु मैम के थ्रू। क्लियर है? मैं अपने इन्वेस्टमेंट कितनी बार भी कर सकता हूँ और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर सकता हूँ। उसके बाद होता है राइट टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है तो उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूशन को शो करने पड़ते हैं कस्टमर को, तो उन कस्टमर को देखने का अधिकार पूरा का पूरा कस्टमर का, कस्टमर कभी भी बोल सकता है कि मुझे वो डॉक्यूमेंट चेक करने, मुझे चेक करने का अधिकार है, मुझे दो। फिर राइट टू अपॉइंट नॉमिनी, सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बैंक में भी अकाउंट खोलते हो तो आपका पूरा अधिकार है कि उस अकाउंट का नॉमिनी कौन होगा। तो ऐसे जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप एक नॉमिनी रखो, 2 रखो, उनके बीच में कोई परसेंटेज रखो। अब जैसे मान लो कि आपको ऐसा डाउट है कि कोई कस्टमर है वो शादीशुदा है, ठीक है, अब उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अगर मैं किसी एक नॉमिनी को रखता हूँ तो क्या पता दूसरे मेरी फैमिली मेंबर को पैसा मिले ना मिले, तो क्या पता वो नॉमिनेशन इस तरह कर दे कि भाई एक काम करो कि मेरे जो अकाउंट है उसमें जो भी पैसा रहेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें 3 नॉमिनी रख दे वो, ठीक है, या 4 नॉमिनी रख दे और हर नॉमिनी को 25-25% अलॉट कर दे। तो अगर उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है और कंपनी नॉमिनीज को पैसा ट्रांसफर करेगी तो उसी फॉर्म में करेगी जितनी परसेंटेज कस्टमर सेट करके गया है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद आ जाता है राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट। ये ध्यान रखना बेटा, किसी का अनम्यूट है जरा देख लो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, तो किसी भी इन्वेस्टर का पूरा अधिकार है कि अगर म्यूचुअल फंड क्या कंपनीज और सेबी के जो रूल्स हैं उस रूल्स के हिसाब से किसी भी सिक्योरिटी को, किसी भी स्कीम को प्लेज किया जा सकता है, तो वो इन्वेस्टर कोई भी हो, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, और सेबी के प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है, और रेगुलेशंस के हिसाब से जो मेरा स्कीम है उसको मैं कहीं पे भी प्लेज कर सकता हूँ, तो ये मेरा अधिकार है कि मैं प्लेज करूँ, ठीक है। अब मैं करूँ ना करूँ मेरी इच्छा है, पर हर कस्टमर का अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक स्कीम एक कस्टमर के पास है तो वो उसे प्लेज कर सकता है और दूसरे कस्टमर के पास है तो वो प्लेज नहीं कर सकता, कोई भी प्लेज कर सकता है, ठीक है। फिर राइट टू ग्रेवियंस रिड्रेशल। ग्रेवियंस मैंने आपको बताया, ग्रेवियंस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे आप कंप्लेंट करते हैं अगर आपकी इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। तो यानी मान लो आप सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने मान लो कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो या आप अपने स्कीम में कुछ चेंजेस कराना चाहते हो। मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में डीमैट अकाउंट ओपन करा है, वहां से आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया, अब आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो,
तो ये एक रिक्वेस्ट है कि कंप्लेंट है? रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है। अब आप रिक्वेस्ट रेज Yes. करते हो किसको? कस्टमर केयर को, ठीक है? तो कस्टमर केयर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करती है। बट मान लो कि आपको ये पता चलता है, ठीक है, कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे कुछ अनएथिकल प्रोसेस चल रही है, कुछ गैर कानूनी काम चल रहे हैं, तो अब आप कस्टमर केयर को बताओगे? नो सर। अब आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा ना जो डिपार्टमेंट इन चीजों को रोकता हो। कस्टमर केयर का काम है कस्टमर की रिक्वेस्ट को पूरा करना। बट जब ऐसी कोई बात आती है कि जहां पे कस्टमर को लगता है कहीं ना कहीं कोई गलत चीज हो रही है, ठीक है, एज पर द रेगुलेशंस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में कस्टमर जो है, ठीक है, वो सीधा जाता है ग्रेवियंस सेल के पास। तो हर कंपनी, और अगर उनका कंपनी का ग्रेवियंस सेल उस चीज पे एक्शन नहीं लेगा तो फिर कस्टमर कहाँ अप्लाई करेगा गाइस? मान लो कोई ग्रेवियंस सेल काम नहीं कर रहा है तो कस्टमर कहाँ कंप्लेंट करेगा? बोलो सुबोध। जो कोई सिक्योरिटी मार्केट की कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी का ग्रेवियंस सेल आपकी कंप्लेंट सुन रहा है तो आप कंप्लेंट करोगे फिर फर्दर? गाइस क्या वो मेरी आवाज नहीं आ रही? अमृता वॉइस आ रही है? आवाज कट रही है सर। अभी आ रही है आवाज? रही है सर। अभी तो आ रही है ना? बोलो गाइस। फिर से बोलिए तो सर एक बार। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी कंपनी है, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, कोई सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है, अब वो सिक्योरिटी अनएथिकल प्रोसेस हो रही है और आपको उस ग्रेवियंस सेल को आप कंप्लेंट करते हो, ग्रेवियंस सेल आपकी बात नहीं सुनता तो आप फर्दर कंप्लेंट किसको करोगे? कंपनी की हो सर। कंपनी में तो आपने करा कंप्लेंट, कंपनी अब आपकी बात ही नहीं सुन रही, फिर क्या करोगे? करेंगे। क्या करेंगे सुबोध? आवाज कट जा रही सर। सेवी में करेंगे क्या? हाँ, सेबी के पास जाएंगे। आवाज और कंपनी ने उस पर एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेबी के पास जाऊंगा और सेबी को कंप्लेंट करूंगा। अब राइट टू टर्मिनेट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी, ये बात ध्यान रखना गाइस कि जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे कि एक स्पॉन्सर अपॉइंट करता है ट्रस्टीज को, ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं फर्दर एएमसी को, या स्पॉन्सर भी एएमसी को हायर कर सकता है ज्वाइंटली बाय ट्रस्टी। बट ये ध्यान रखना कि इन केस कस्ट चाहे, इन्वेस्टर्स चाहे और 75% से ज्यादा कस्टमर्स रिक्वेस्ट है, समझ में आ रहा है? कितने परसेंटेज चाहिए मिनिमम? बीच में आवाज चली गई सर। 75। 75। कस्टमर किसी कस्टमर कंपनी कस्टमर 3000 इन्वेस्टर्स हैं उनके, और उसमें से 70 के मिल
करते हैं या स्पॉन्सर को एक रिक्वेस्ट लेके भेजते हैं, ठीक है, कि हमें ये एएमसी जो आपकी कंपनी की म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी, हमें उसका काम सही नहीं लग रहा, हम चाहते हैं इसको चेंज किया जाए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। अगर वो चेंज नहीं करते तो दे विल डायरेक्टली फाइल अ कंप्लेंट टू सेबी, ठीक है, सेबी विल टेक एक्शन। उसके बाद राइट टू अनक्लेम्ड अमाउंट, यानी मान लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा LIC है, ठीक है। अब क्या होता है कि LIC में कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, या कोई भी ऐसी LIC का भी क्या बोले हम, कई और कंपनीज ऐसी हैं, इंश्योरेंस कंपनी होगी या इन्वेस्टमेंट कंपनी, जहाँ पे क्या होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, और फिर भूल जाते हैं, जैसे छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी ने। अब जैसे आप मान लो SIP करते हो, ठीक है, या आप यूनिट परचेज करते हो, मान लो आपने एक छोटा सा ट्रायल अकाउंट खोल दिया, आज डीमेट अकाउंट खोला, आपने 500 रुपए इन्वेस्ट करे और आप भूल गए, अब वो कहीं ना कहीं अनक्लेम्ड अमाउंट है ना। समझ में आई बात? क्योंकि मैं तो पता नहीं कर रहा हूं उस पैसे के बारे में, उस पैसे का कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रहा है। समझ में आया गाइस? गाइस आवाज आ रही है? आवाज कट रही है। अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है? कि होता क्या है, देखो कि कई बार क्या होता है, कई लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और किसी रीजन से उसको क्लेम नहीं करते, तो अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ होता है। तो इस तरह के अमाउंट्स के बारे में कभी भी एक इन्वेस्टर क्लेम कर सकता है कि भाई क्या है, मेरे को डिटेल्स दो, कितना अनक्लेम्ड अमाउंट है, क्या चीज है क्या नहीं है। उसके बाद आता है राइट ऑफ इन्वेस्टर इन कंटेक्स्ट ऑफ चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। मान लो कि जैसे आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, और उस टाइम पे कंपनी के कुछ बेसिक रूल्स बने हुए थे, ऑल ऑफ सडन आपको बताया नहीं गया और रूल चेंज कर दिया गया, तो आपके साथ कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी ना, कि आपके एकदम फंडामेंटल कस्टमर के रूल्स कैसे चेंज कर दिए। तो इसीलिए कस्टमर का रूल होता है, कस्टमर का अधिकार है ये जानने का कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट चेंज किया जा रहा है तो किस कंटेक्स्ट में किया जा रहा है। तो अगर वो जरूरी है चेंज करना तो ठीक है, नहीं है जरूरी तो वो उसे रोक सकता है। जैसे आपने भी सुना होगा न्यूज में, अभी सुबह सुना है कि जैसे इलाहाबाद में स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं। सुबोध, इलाहाबाद में जो वहाँ की मेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट पिछले 15 दिन या 7 दिन से स्ट्राइक पे हैं। रीजन बिंग कि इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस बढ़ा दी है। अब वो फीस बढ़ गई है तो वो लोग उसके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि आपने एकदम से बिना किसी कंटेक्स्ट के कैसे फीस बढ़ा दी, ठीक है। तो इस तरीके से अधिकार होता है कि आप भी अपने, अगर आपको लगता है कि कोई भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज करा है किसी कंपनी ने, कोई रूल चेंज हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट वहां पे उनको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब आ गया इन्वेस्टर्स ग्रेवियंस रिड्रेस मैकेनिज्म, यानी जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी EMC के लिए कंप्लेंट करते हो उसके अगेंस्ट, तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से होता है। तो पहला, इन्वेस्टर कैन मेक कंप्लेंट्स टू द EMC। सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर कस्टमर को कोई भी इशू लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जिसके अगेंस्ट उसको कंप्लेंट करने की जरूरत है, तो सबसे पहले वो किसको अप्रोच करेगा? सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है सर। मैं कह रहा हूं कि अगर कस्टमर को, अभी दिख रहा है कस्टमर को, अभी हम पढ़ रहे हैं, यस सर। अभी दिख रहा है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टर ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। यानी अगर कस्टमर को ग्रेवियंस रिड्रेसल करना है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, यानी कैसे उसे कंप्लेंट रेज करनी है। तो सबसे पहले अगर कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट रेज करनी है तो ही विल अप्रोच टू EMC,
सबसे पहले वो एएमसी को कंप्लेंट करेगा कि भाई मैं ऐसा ऐसा इशू फेस कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। अगर एएमसी उसकी बात को नहीं सुन रही है तो क्या लिखा हुआ है, इफ द इशू इज नॉट रिड्रेस्ड, ठीक है, इवन आफ्टर टेकिंग इट अप एट सीनियर लेवल इन द एएमसी, यानी आप एएमसी में भी सीनियर लेवल तक अप्रोच कर चुके हो पर आपकी इश्यूज को कोई नहीं सुन रहा है, देन द इन्वेस्टर कैन रजिस्टर कंप्लेंट टू सेबी। तब कस्टमर सीधा सेबी के पास कंप्लेंट करता है। अब मान लो कि आप एक इन्वेस्टर हो, आपको कोई कंप्लेंट करनी है, आपने पहले सर ये स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। शेयर तो करा हुआ है मैंने। पर दिख रहा है मेरे हमको को तो। तो हमको नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? नो सर। अभी आएगा थोड़ा देर में। दिखा? नहीं अभी तो भी नहीं दिखा। तो आप रीज्वाइन हो अरे गए। एक बार हाँ डिस्कनेक्ट अभी करके हाँ ओके ठीक है सर। ठीक। अब मान लो कि आप कस्टमर हो, ठीक है, और आपने क्या करा कि कंप्लेंट रेज करी, ठीक है, थ्रू मेल। आज की डेट में तो पहले होता था कि हम एप्लीकेशन लिखते थे, ये सब होता था। अब थोड़ा मॉडर्न हो गया तो हम क्या करते हैं, मेल डालते हैं। अब आपने क्या करा कि मेल डाला, ठीक है। तो मेल डालने का तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो पहले आपने ग्रेवियंस सेल के जो पहला डिपार्टमेंट है या जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उसको आपने मेल डाला। अब उसने आपकी बात नहीं सुनी तो क्या होता है कि ये एक सेबी का और सभी अदर इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरीज का एक ऑर्डर है कि जो भी ग्रेवियंस सेल के लोग होंगे उनका एस्केलेशन मैट्रिक्स बोलते हैं हम, यानी ये आपकी बात नहीं सुनेगा तो इसका बॉस कौन है, वो बॉस नहीं सुनेगा तो उसका बॉस कौन है, वो किसको रिपोर्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं हायरार्की। कौन किसको रिपोर्ट करता है, तो सारे हायरार्की लेवल यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल तक, यानी सीनियर जो सबसे सीनियर होगा थर्ड लेवल पे होगा, ठीक है। तो पहले आप जो फर्स्ट लेवल पे आप कंप्लेंट करोगे, अगर फर्स्ट लेवल वाला पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप सेकंड लेवल को अप्रोच करोगे, और सेकंड लेवल भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप हाई लेवल को कंप्लेंट करोगे। अगर वो भी आपकी बात नहीं सुन रहे, आप मेल कर रहे हो, रिवर्ट नहीं कर रहे या जो भी है, आप सीधा सेबी को कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या बोलता है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, ठीक है, स्कोर इज द वेब बेस्ड सेंट्रलाइज ग्रेवियंस रिड्रेस सिस्टम ऑफ सेबी, यानी ये एक सेंट्रल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कंपनियों के हिसाब से है। आपको अगर कंप्लेंट करनी है तो आप सीधा गूगल करो सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, डायरेक्टली एक सेंट्रल सिस्टम खुलेगा, एक सिंगल वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। चाहे आप किसी भी कंपनी के कस्टमर हो, अगर आपको सेबी को कंप्लेंट करना है तो एक कॉमन वेबसाइट पे आप जाते हो, वहां पे जाके आप कंप्लेंट कर देते हो। वेब बेस्ड सेंट्रलाइज ग्रेवियंस का मतलब क्या हुआ, वेबसाइट है, ठीक है। थर्ड, इसके बाद फर्दर क्या आता है कि स्कोर्स एनेबल इन्वेस्टर्स टू लॉन्च फॉलो ऑन देयर कंप्लेंट्स एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ रिड्रेस ऑन सच कंप्लेंट्स ऑनलाइन ऑन द वेब बेस। यानी जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में आपको अगर टिकट बुक करना है ट्रेन का तो आप कैसे करते हो, बोलो भाई, अगर ट्रेन का टिकट बुक करते हो तो कैसे करते हो? ऐप पे जाते हैं, IRCTC ऐप है, उस पे जाकर करते हैं। आईआरसीटीसी ऐप पे या वेबसाइट पे जाके अब आपने मान लो टिकट बुक करा, अब वहां पे आ गई वेटिंग, आपने वेटिंग में बुक कर लिया। अब आप चेक करना चाहते हो कि मेरी वेटिंग कंफर्म हुई नहीं हुई, तो आप प्रोसेस में चेक करते हो ना, उसमें जाके कैसे चेक करते हो, किसने करा है कभी चेक? पहले तो टिकट बुक किसने करा है आज तक ऑनलाइन आईआरसीटीसी से? NR नंबर डाल के। पीएनआर नंबर डाल के। गाइस इतना तो पता होगा ना कि मान लो हम टिकट खरीदते हैं, सीट कंफर्म नहीं है तो वेटिंग की सीट है, तो हम वेटिंग का भी टिकट ले लेते हैं, फिर वेट करते हैं, जब फाइनल चार्ट बनता है तब कंफर्म होता है कि आपका नंबर लगा है कि नहीं लगा है। तो वो जो प्रोसेस होती है, तो पहले क्या होता था, पहले लोग ऑफलाइन टिकट खरीदते थे और वेट करते थे बेचारे शाम तक चार्ट बनने तक। अब पता चल रहा है कि चार्ट बनने तक उनको आखिरी में पता चलता था कि उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, बट अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट में जाते हो और वहां जाके अपना पीएनआर नंबर डालते हो, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि आपकी वेटिंग का स्टेटस क्या है। ऐसे सेम जब आप सेबी में कंप्लेंट करते हो तो सेबी में कंप्लेंट करने के बाद आपका एक कंप्लेंट नंबर रेज हो जाता है, और आप इसी वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हो कि सेबी फर्दर और आपकी कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं या कब तक उसका रिजोल्यूशन एक्सपेक्टेड है, या क्या एक्शन लिया जा रहा है। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं ट्रैक करना, यस सर। ठीक है। यस सर।
फर्दर और हम देखते हैं तो एम्फी कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरी, सबसे पहले आ जाता है AMFI। एम्फी क्या है, ठीक है। तो एम्फी का अगर आप देखोगे तो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एम्फी हैज आल्सो फ्रेम्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेकेंड ना गाइस, तो एम्फी कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरीज क्या है, तो सबसे पहले एम्फी हैज आल्सो फॉर्म्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, एंड कंडक्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरीज नोन एज एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएटरीज, दैट इज कॉल्ड अग्नि, ठीक है। अभी सबसे पहली बात तो आती है कि एम्फी क्या होता है, बताओ गाइस एम्फी क्या है। देखो एम्फी क्या होता है कि समझो, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप एक कस्टमर है, ठीक है, तो आप अगर कोई भी सिक्योरिटी परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी कंपनी के पास जाओगे ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास, समझ में आ रही है बात। यस सर। तो ऐसे मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ये हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कभी, यूनियन, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, है ना, बैंक यूनियन, सुना है कभी। यस सर सुने। यूनियन क्या होता है पता है किसी को कुछ। संघ, समूह किसी का है। समूह हो जाता है, जैसे कैसे होता है कि जैसे मार्केट में डिफरेंट क्या कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, कि कोई कपड़ा बाजार है, कपड़ा बाजार में मान लो बहुत सारे व्यापारी है, तो वो सब व्यापारी मिलकर अपनी एक यूनियन बना लेते हैं। तो अगर उन व्यापारियों को कोई दिक्कत आती है किसी भी तरह की, तो उस बिहाफ पे अगर उन्हें गवर्नमेंट से बात करनी है या किसी भी अधिकारी से बात करनी है, तो उनकी यूनियन बात करती है। फिर अब 500-600 व्यापारी सारे के सारे अपनी कंप्लेंट लेके तो जाएंगे नहीं, तो वो लोग एक यूनियन बनाते हैं, उस यूनियन में कुछ अधिकारी बनाए जाते हैं, और जब भी यूनियन को कोई परेशानी आती है तो उसके यूनियन के अधिकारी जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में मूवीज में देखते थे कि हड़ताल करते थे मजदूर, देखा है। यस सर। और आपने देखा होगा साथ में कि उसमें हड़ताल में ना एक आदमी माइक पे खड़ा रहता था आगे, जो नारे लगवाता था, जो उनका यूनियन का हेड होता था, लीडर। है ना। फिर मालिक आता था फैक्ट्री का, वो बोलता था कि यहाँ पे क्या परेशानी है, वो बोलता था कि भाई मजदूरों की मांगे पूरी करो। अब वो सारे मजदूरों के साथ थोड़ी ऑफिस में मीटिंग करने जाता था, वो क्या करता था कि जो भी उनका हेड है, ट्रेड यूनियन के जो भी हेड है या मेंबर है, उनको बुलाता है, उनसे बात करता है। तो ऐसी म्यूचुअल फंड मार्केट में जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं, इंटरमीडिएटरीज यानी जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो हम जब म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके थ्रू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज के साथ, है ना। तो ये सारे के सारे इंटरमीडिएटरीज हैं। तो ये जो इंटरमीडिएटरीज हैं, अगर इनको कोई इशू आता है तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए या अपनी बात रखने के लिए या अपनी परेशानी को आगे बढ़ाने के लिए या उसमें कोई भी रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट इनिशिएट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएटरीज बनता है, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएटरीज, एम्फी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ एम्फी। म्यूचुअल एम्फी हाँ, एसोसिएशन म्यूचुअल ऑफ फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। इंडस्ट्री। अब ये जो यूनियन जब बनी है ना, ये जब इंटरमीडिएटरीज का जो एसोसिएशन हुआ, तो इन्होंने अपनी खुद की कुछ गाइडलाइंस निकाली। यानी जैसा आपने सुना होगा ना कि कई बार बसों की हड़ताल हो जाती है ना, टैक्सियों की हड़ताल हो जाती है। तो कैसे हड़ताल होती है, यस सर। क्योंकि उनकी यूनियन होती है, तो उनकी यूनियन डिसाइड करती है कि आज हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन जाम कर देंगे किसी रीजन से, यस सर। है ना। या आपने सुना होगा बैंक की गवर्नमेंट बैंक वाले आज हड़ताल पे चले गए, तो अगर बैंक पे हड़ताल चले गए, बैंक वाले हड़ताल पे गए तो बैंक बंद है उस दिन। तो ये ऐसे अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं कि एक आदमी ने सोचा कि चलो आज मैं हड़ताल करूंगा और वो हड़ताल करने चला गया। जो यूनियन है वो डिसाइड करती है कि क्या टॉपिक है, इस टॉपिक पे हड़ताल करनी कि नहीं करनी, या गवर्नमेंट को कोई प्रस्तावना है, कोई रिक्वेस्ट भेजनी है क्या। तो इन्होंने अपने खुद के कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं, ठीक है। उनको ये बोलते हैं एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएटरीज,
यानी ऐसे गाइडलाइंस, ठीक है, ऐसे नॉर्म्स जो इंटरमीडिएटरीज के लिए बने, इन्हें बोला गया अग्नि। यानी जो समझो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो यूनियन है, वो यूनियन जो रूल फॉलो करती है उसको बोला जाता है अग्नि, AGNI। क्या बोलते हैं? अग्नि, AGNI। है ना? इन तो इसको ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन काफी बार आता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है लिखा हुआ एमफिल में, सॉरी अग्नि में क्या क्या है, किसके लिए है? कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एजेंट, अगर कोई इंडिविजुअल एजेंट है तो वो भी इसके अंतर्गत आता है, ब्रोकर है वो भी इसके अंतर्गत आता है, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है पूरा वो भी इसके अंतर्गत आता है, अगर कोई बैंक है, मैंने पूछा था ना आपसे, अगर कोई बैंक है, ठीक है, और वो म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट बेचता है तो वो भी अग्नि के अंतर्गत, पॉलिसीज के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है गाइस? तो क्या सर ये गवर्नेंस फॉर्म हो गया? ये नहीं गवर्नेंस नहीं फॉर्म नहीं, कर ये सकते हैं? प्राइवेट यूनियन है। प्राइवेट ही है। ये सारे इंटरमीडिएटरीज ने मिलके अपनी एक यूनियन बनाई, ठीक है, और वो अच्छा, यूनियन चलिए। अगर कोई फैसला लेना चाहती है, कोई उनको लगता है चेंजेस की जरूरत है, या मान लो जैसे सेबी कट ऑफ टाइम सेट करती है, मैं आपको बता रहा था कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे एंड होगा। अब कल मान लो कि एमफी को लगता है, ठीक है, पहले तो अग्नि क्यों बनाया गया, अग्नि के अंदर क्या क्या है गाइडलाइंस, तो अग्नि जो गाइडलाइंस है, AGNI गाइडलाइंस जो इन्होंने बनाई है, इसमें इन्होंने क्या रखा है कि यूनियन कैसे काम करेगी, यूनियन का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, ठीक है, यूनियन में और लोग क्या क्या काम करेंगे, किस आदमी का क्या क्या काम होगा, यूनियन किस कंडीशन में हड़ताल कर सकती है, यूनियन किस कंडीशन में काम करेगी, यूनियन किस कंडीशन में अपने अध्यक्ष को चेंज कर सकती है, यूनियन किस कंडीशन में बाकी लोगों को चेंज कर सकती है। जैसे आपने सुना होगा गांव में प्रधान के चुनाव होते हैं, तो ग्राम प्रधान के अलावा और भी लोग होते हैं ना उसमें, यस सर। है ना? ऐसी यूनियन जो होती है, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज की, इसमें उनका हेड भी होता है और सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। तो वो कैसे कैसे काम करेंगे, सब पॉलिसीज मेंशन होती हैं AGNI में। तो AGNI कि ये पॉलिसीज किस किस पे लागू होती हैं, तो अगर कोई इंडिविजुअल एजेंट है, उसने लाइसेंस ले रखा है, जैसे आप लोग ये सर्टिफिकेशन कोर्स करोगे तो जरूरी नहीं है आप किसी के यहाँ जॉब करो, आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। आपको लगता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, आपके लोगों के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप डायरेक्टली लोगों को SIP या म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स बताते हो, लोग आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको एक स्मार्ट कमीशन मिलता है। उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल एजेंट, ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर बेसिकली क्या होता है कि जो किसी ब्रोकिंग फर्म से एसोसिएट होते हैं, जैसे जो कंपनी से लिंक्ड होते हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट को किसी कंपनी के थ्रू कराते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एंजल ब्रोकर हो गया, ठीक है, सुना होगा आपने कि एंजल ब्रोकर कंपनी है, उसका कोई ब्रोकर है जो आपके पास आ रहा है और आपको प्रमोट कर रहा है कि सर आप हमारी ब्रोकिंग फर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हो गया, जैसे ICICI डायरेक्ट मैंने आपको बताया, HDFC का खुद का डीमेट हाउस है, कोटक का खुद का डीमेट हाउस है। बैंक्स, जैसे ICICI बैंक भी डीमेट बेचता है, वो डीमेट कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड सेल करता है, HDFC बैंक भी करता है, एक्सिस बैंक भी करता है, हर प्राइवेट सेक्टर बैंक आज की डेट में, और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक भी अब म्यूचुअल फंड सेल करने लगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड सेल करने के बाद बहुत स्मार्ट कमीशन निकलता है, जिससे उनके प्रॉफिट्स हाई होते हैं, क्योंकि लोग अपना पैसा कहाँ रखते हैं, बैंक में। अब तुम समझो कि जहां पे, अब तुम लोगों ने अपने शहर में कभी ना कभी वाइन शॉप देखी है, अरे यार बिहार में तो बंद हो गई ना वाइन शॉप। यस सर, बंद है। और फिर कभी भी बाहर मिलता है। जाओगे तो तुमने देखा होगा वाइन शॉप होती है, तो अगर कोई वाइन शॉप के बाहर ही चटनी की दुकान खोल दे तो उसका बिजनेस ज्यादा चलेगा ना, यस सर। है ना? वैसे तुमने देखा होगा कि जहाँ मेले लगे होते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो बच्चों के खिलौने वाले हैं वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, उन्हें यस पता सर। बच्चे आएंगे वहां। तो ऐसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या होता है कि यहाँ पे समझो, जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, कि जैसे बैंक है, तो बैंक में कई सारे लोग हैं जो अपने सेविंग्स रखते हैं, लोगों की सैलरी आती है, तो यहाँ पे कस्टमर ज्यादा मिलते हैं बैंक्स में। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है उनको सबसे ज्यादा कस्टमर बैंक से मिलते हैं, तो इसीलिए बैंक म्यूचुअल फंड बेचते हैं, ताकि जो कमीशन म्यूचुअल फंड कंपनी देती है वो उनका प्रॉफिट रेज करती है। फिर दूसरा, ब्रीच ऑफ सर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट बैंक नहीं बेचती है? गवर्नमेंट बैंक भी बेचते हैं अब, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। SBI भी बेच रहा है।
म्यूचुअल फंड अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेरे को नहीं पता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो शायद से नहीं करता, अब करते होंगे तो पता नहीं, पहले तो नहीं करते थे। पर जैसे बड़े बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अब यहाँ जाओ आप बोलो मेरे को म्यूचुअल फंड परचेज करना है, 2 मिनट में ब्रांच मैनेजर आपको अपनी कैबिन में लेके जाएगा, इज्जत से सारी स्कीम बताएगा, क्योंकि उनके टारगेट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। अब उसके बाद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि जितने भी इंटरमीडिएटरी मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर और इस तरह के जितने भी ये इंटरमीडिएटरीज हैं, अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अगर कोई रूल तोड़ते हैं, ठीक है, तो इस पे क्या एक्शन लिया जाता है? इस पे कई बार क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है एमफी का, तो उस पे क्या एक्शन लिया जाता है? तो पहला एक्शन है आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन विद इन 3 वीक्स। यानी जैसे आपने बार काउंसिल सुना होगा, अब कोई भी लॉ करता है, लॉ करने के बाद वो बार काउंसिल से एसोसिएट हो जाता है, तो बार काउंसिल क्या हो गया? वकीलों की यूनियन, है ना? तो अगर कोई भी आदमी कोई गलत काम करता है तो उससे यूनियन एक्सप्लेनेशन मांगती है। तो ऐसे यहाँ पे भी जो यूनियन है, ठीक है, वो सबसे पहले 3 वीक के अंदर अंदर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगी, यानी आपको 3 वीक के अंदर अंदर ये एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है, कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, ब्रीच करा है, उसका क्या रीजन है। अब जो आप एक्सप्लेनेशन दोगे, अगर इफ इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, एमफी विल इशू अ वार्निंग लेटर। अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन लिख के दी, ठीक है, और वो एक्सप्लेनेशन से एमफी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो एमफी आपको एक वार्निंग लेटर इशू करेगा। सब्सिक्वेंट वायलेशन विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एमफी रजिस्ट्रेशन। और आप बार बार गलती करोगे ना, तो आपका एमफी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही आपका एमफी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आप एज अ इंटरमीडिएटरी सिक्योरिटी मार्केट में काम कर ही नहीं पाओगे। यानी मान लो आप कोई ब्रोकर हो या इंडिविजुअल एजेंट हो या डिस्ट्रीब्यूटर हाउस हो, आप बार बार एमफी की गाइडलाइंस को ब्रीच करोगे, एमफी आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। जहां आपका लाइसेंस एमफी से कैंसिल हुआ, सेबी आपकी मान्यता को रद्द कर देगी। जबकि सेबी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एमफी एक प्राइवेट यूनियन है, बट अगर एमफी से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, एमफी ने लाइसेंस कैंसिल किया आपका, ठीक है, कैंसिलेशन हुआ आपका, तो सेबी से भी गए आप, बिजनेस बंद। अब आया था चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज हैं, तो गाइस मैं सबसे पहले तो आपको ये शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आप भी अपने हिसाब से देख लेना। अब जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया। इनमें से इंडिया में म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ म्यूचुअल फंड। कौन करता है? सेक्रेटरी एंड चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा गाइस, वो मेरे मुंह से वो डेफिनेशन गलत निकल गई थी। एमफी मींस हुआ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, मैंने कह दिया था एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएटरीज। एक्चुअली इंटरमीडिएटरीज का एसोसिएशन होता है, बट जो एक्चुअल मतलब है इसका, जो डेफिनेशन है, वो याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है। अब हाँ, जैसा आपने बोला मैम, करेक्ट आंसर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरे म्यूचुअल फंड को इंडिया में जो रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सेबी। इंडिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो बोलता है कि इफ द इन्वेस्टर हैव द राइट टू स्पेसिफाई अप टू डैश नॉमिनीज फॉर देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फोलियोज। यानी कोई भी आदमी जो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हैं, इन्वेस्टमेंट का फोलियो है, उसमें मैक्सिमम कितने नॉमिनी रख सकता है? तो पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, दूसरा तीसरा 2, चौथा 3। कितने रख सकता है? 1 सर। 3, 2, 1, कितना? 1 सर। 3। 3। ठीक है, आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स में मैक्सिमम 3, ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 1, अच्छा मैक्सिमम 3 नॉमिनी रख अच्छा। सकते हो। फिर वो क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। मैंने आपको बताया था ना, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट में जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है, उसको लेके क्या बात सच है। तो पहला लिखा है, सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एट द इंडस्ट्री लेवल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड।
दूसरा ऑप्शन बोल रहा है सेबी हैज परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा, सेलिब्रिटीज कैन एंडोर्स ओनली एनएफओस यानी न्यू फंड ऑफर्स को ही एंडोर्स कर सकते हैं। या चौथा, सेलिब्रिटीज कैन एंडोर्स ओनली ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम। इसमें से क्या सही होगा? इसमें से बी सर। मैं आपको समझा देता हूँ। पहला वो ऑप्शन बोल रहा बी है सेबी सेबी अलाउ करता है लास्ट सेलिब्रिटी को ऑप्शन सर। एंडोर्स करने के लिए। सुनो, सेबी अलाउ करता, पहला ऑप्शन है सेबी अलाउ करता है सेलिब्रिटीज को ताकि वो किसी भी प्रोडक्ट को अनुपमा एंडोर्स जी कर म्यूट कर लीजिए। ओके। सेलिब्रिटीज इंडोर्स कर सके, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस के लिए, यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अवेयरनेस के लिए अगर वो एंडोर्समेंट कर रहा है। जैसे कल हमने एक एडवर्टीजमेंट देखा, ठीक है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अवेयरनेस के लिए कर रहे हो तो अलाउड है। दूसरा बोल रहा है अगर आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम को प्रमोट कर रहे हो तो अलाउड है। तीसरा, अगर कोई स्कीम लॉन्च हो रही है तो अलाउड है। चौथा, कोई भी स्कीम चल रही है तो अलाउड है, यानी कोई भी सेलिब्रिटी किस तरह की एडवर्टीजमेंट करेगा। यानी एक एडवर्टीजमेंट है जो ये दिखा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक बोल रहा है कि आपको पर्टिकुलर यही स्कीम परचेज करनी चाहिए। एक बोल रहा है कि अरे नई स्कीम आने वाली है उसी को प्रमोट करना चाहिए। चौथा बोल रहा है कि जो स्कीम चल रही है उनको प्रमोट करने के लिए। कौन सा सही लग रहा है? सर चौथा नंबर जो चल रही है। बेटा ध्यान रखना, कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को या कंपनी को प्रमोट नहीं कर सकता। अच्छा। वो इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकता है। वो लोगों को ये बोल सकता है कि सर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आओ और जो सेफ सी आपको होगा। स्कीम लगे उस सेफ स्कीम में इन्वेस्ट करो। वो किसी को भी ये नहीं बोल सकता कि सर आप टाटा की ये पॉलिसी खरीदो या आईसीआईसीआई की ये पर्टिकुलर पॉलिसी खरीदो। वो ये बोल सकता है कि सर आप इंडस्ट्री में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, पर किस कंपनी में करो। हाँ, वो ये बोल सकता है कि सर ये कंपनी ट्रस्ट वर्दी है या ये है, पर ये नहीं कि सर इससे अच्छी कंपनी कोई नहीं, इससे बढ़िया रिटर्न कोई नहीं देता। इस तरह की बात, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी किसी स्कीम का प्रमोशन कोई नहीं कर सकता सेलिब्रिटी। इसीलिए अगर आपको याद हो तो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, जब ये कोविशील्ड मेडिसिन आई थी, उसी दौरान बाबा रामदेव ने कुछ अपने प्रोडक्ट निकाले थे। तो उसी दौरान जो ये बाबा रामदेव है, इनकी जो इंडस्ट्री है पतंजलि, इनका एनएफओ आने वाला था, वो आईपीओ आने वाला था। तो ये ना सबको बोल रहे थे कि हमारा आईपीओ आने वाला है, सब खरीद लेना उस आईपीओ को, एक बार तुम खरीद लोगे तो तुम अमीर बन जाओगे, तुम पैसे वाले बन जाओगे ये। तो जैसे ही सेबी को पता चला वैसे ही सेबी की टीम इनके यहाँ पहुंच गई थी इनको वार्निंग देने के लिए कि आपका आईपीओ कैंसिल कर देंगे अगर आप इस तरीके से पब्लिक को, क्योंकि वो एक अपने आप में सेलिब्रिटी है ना रामदेव। कितने लोग टीवी पे देखते हैं, कितने लोग लाइव देख रहे होते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। अब अगर रामदेव कहने लगे कि मैं आईपीओ लेके आ रहा हूँ और आप खरीदो, तो लोग खरीदेंगे ना फिर। तो इससे सिक्योरिटी मार्केट यस में सर। रिस्क बनता है। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बार ऐसे समझ लो तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। समझो, जैसे मान लो मार्केट में कोई कंपनी है एबीसी एंटरप्राइज, ठीक है, दूसरी है ट्विन, ठीक है, एंटरप्राइज। इस तरीके से स्कीम्स है मान लो अलग अलग, ठीक है। या ये मान लो ये कंपनी है जिनके स्टॉक्स मार्केट में चल रहे हैं। अब इसके पास भी 1000 कस्टमर है, ठीक है, और इसके पास है 2000 कस्टमर मान लेते हैं, ठीक है। ये हर साल प्रॉफिट दे रहा है 20% के हिसाब से, और ये हर साल दे रहा है प्रॉफिट 25% के हिसाब से। अब मान लो कि आप, है ना, आप इसके कस्टमर हो, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि आप 20 या 25% को कम रिटर्न है, सही रिटर्न है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो इतनी थी कि मेरे को 20-25% जैसा रिटर्न मिले तो मेरे लिए अच्छा है। अब अचानक से एक सेलिब्रिटी आता है, ठीक है, वो आपका फेवरेट है,
मतलब इतना फेवरेट है कि उसकी फर्स्ट डे फर्स्ट मूवी आप देखते हो, वो जब भी यूट्यूब पे लाइव आता है फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे आप पीछे रहते हो। अचानक से वो एक कंपनी को प्रमोट करता है कि मान लेते हैं EFZ करके कोई एंटरप्राइज लॉन्च कर रही है अपनी स्कीम, ठीक है, वो बोलता है कि भाई एक स्कीम लॉन्च हो रही है जो ये कंपनी लॉन्च कर रही है, बहुत बढ़िया स्कीम है, खरीद लो। अब वो कंपनी एक्चुअल में दे रही है 8% का प्रॉफिट, कितना, और लोग 8%। के चक्कर में इधर आ जाते हैं। यस सर। अब जैसे ही वो इधर आते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो देखो क्या होता है कि किसी कंपनी के कस्टमर अगर उसके छोड़ के जा रहे हैं जिसमें कंपनी की गलती है तो समझ में आता है, बट अगर कोई कंपनी के इन्वेस्टर उसे छोड़ के जा रहे हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं, तो एक तरीके से नुकसान है ना उसके लिए। तो होता क्या है कि जो पूरे अदर कंपनीज के जो कस्टमर है ना, वो वहां से छोड़ के इधर भागते हैं। तो एक तो ये मार्केट में ये कंपनीज को लॉस हो गया, जबकि इनको लॉस नहीं होना चाहिए था, और ये सिर्फ 8% की ग्रोथ दे रहा है, फिर भी लोग इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसीलिए साफ बोला गया कि आप इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हो, बट आप किसी प्रोडक्ट को, कंपनी को या स्कीम को प्रमोट नहीं कर सकते। फिर है म्यूचुअल फंड कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन डिलीवरी बेसिस, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। यानी म्यूचुअल फंड में जो भी आप बाय और सेल करते हो सिक्योरिटीज, ठीक है, वो डिलीवरी के बेसिस पे है। यानी अगर मैंने कोई सौदा खरीदा, जब तक वो मेरे अकाउंट में सेटल नहीं हुआ तब तक उसको कंप्लीट सौदा नहीं माना जाएगा। सही है या गलत है? सही है सर। यानी अगर आपने बुकिंग कराई उसके बिहाफ पे आप हकदार हो जाते हो, ये जब आपको डिलीवरी हो जाएगी तब आप उसके हकदार हो जाते हो। नहीं, डिलीवरी हो जाएगी तब। आप ऐसे भी समझो कि आप फ्लिपकार्ट में मान लो कोई सामान बुक करते हो ऑनलाइन में जाके, आपने जी वहां सर। पे उसको बुक कर दिया, तो जैसे ही आप बुक करते हो तब आप उसके मालिक हो जाते हो, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तब उसके मालिक हो जाते हो? नहीं, डिलीवर हो जाता है तब उसके मालिक हो जाता है। फॉल्स। जब आप बुक कर लेते हो ना तब से आप मालिक हो जाते हो। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि जब आप बुकिंग करते हो फ्लिपकार्ट पे, और खासकर म्यूचुअल फंड स्कीम से मैं बात करूँ, जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करोगे ना, पेमेंट आपको तभी करना सर है। माइक से आवाज आ रहा है, रितु मैम के साथ आ रहा है। ऋतु का है, चलो तो मैं करता हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप किसी चीज की पेमेंट करते हो ना, आप उसके अधिकारी तभी हो जाते हो। मान लो आप किसी शॉप में गए और आपने शॉप वाले को बोला, राशन वाले को, कि भैया मेरे घर पे सामान भिजवा दो ग्रोसरी का। उसने बोला क्या क्या सामान जी, आपने लिस्ट दी, ठीक है, उसने लिस्ट के हिसाब से सारा ग्रोसरी का सामान बांध दिया। उसने बोला 2000 का बिल हुआ, आपने बोला ये लो 2000 रुपए, आपने पेमेंट कर दिया, यस जी सर। ठीक सर। है। अब उसका डिलीवरी बॉय घर आ रहा था, रास्ते में वो सामान गिर गया, यस सर। तो किसका नुकसान है? सर मेरा दुकानदार नुकसान हो का। गया। ये दुकानदार तो कहेगा भाई मैंने तो पैसे ले लिए, खत्म, मैं तो लड़का भेज रहा था, आपकी मदद के लिए भेज रहा था मैं तो। नहीं सर, मेरा नुकसान हो गया ना। मेरा वो नुकसान तो हुआ तो पहले मैं तो उसके लिए, हाँ, तो मैं उसके लिए कोई भी एक्शन ले सकता हूँ दुकानदार के अगेंस्ट कि भाई मुझे तो सामान मिला ही नहीं ना, ठीक जी है। सर। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही हम किसी चीज को बुक करते हैं वैसे ही हम उसके अधिकारी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिलीवरी बेसिस नहीं होगा, बुकिंग बेसिस होगा, ठीक है, ओके सर। क्लियर है? अगर यहाँ पे लिखा होता है बुकिंग यस बेसिस, सर। यानी म्यूचुअल फंड में जो खरीदा और बेचा जाता है सिक्योरिटीज को, वो बुकिंग बेसिस पे सेटल होती हैं या डिलीवरी बेसिस पे सेटल होती हैं, तो हम बोलेंगे बुकिंग बेसिस पे होती हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा गाइस। ठीक है सर। यस सर। फिर यूनिट होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक और चीज, इसका एक और रीजन भी समझा दो, हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा है आपको। वो इसलिए है कि देखो सिक्योरिटी मार्केट मंडे टू फ्राइडे काम करता है। अब आपने क्या करा, आपने एक ऑर्डर बुक करा, आपने बोला कि मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, मान लेते हैं SBI ब्लू चिप फंड में। आप बुकिंग करते हो क्योंकि फ्राइडे तक खुलता है जैसे मार्केट, आपने बुकिंग करी फ्राइडे में 2:45 PM पे, और मान लेते हैं
2:45 पे भी नहीं, आपने करा 3:15 PM पे बुक, ठीक है। और मार्केट जो क्लोज होता है, ठीक है, वो हो जाता है मान लेते 3:30 PM पे। तो अब 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में आपके अकाउंट में सेटल करना है सिक्योरिटीज को। जो आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे उसके सामने आपको जितनी सिक्योरिटी मिलनी है। अब मान लो वो सिक्योरिटी आपने बुक करी थी 3:15 में, और उस टाइम पे यूनिट प्राइस जो था वो था 15 रुपए पर यूनिट, ठीक है। अब मान लो मार्केट 3:30 बजे बंद हो गया। अब मार्केट खुलता है सीधा सैटरडे बंद, संडे बंद, ठीक है, इस दिन क्लोज रहा। अब मंडे मॉर्निंग जो है मार्केट मान लो ओपन हुआ 9:15 पे, ठीक है, AM। अब जैसी मार्केट ओपन होता है ना, तो अचानक कई बार कुछ स्टॉक्स जो होते हैं उनके प्राइस एकदम से ऊपर जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई होती है उनके मार्केट में। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, पता चला कि SBI ब्लू चिप फंड जो था उसको किसी वजह से रीजन से लॉस हो गया, मतलब उसके इन्वेस्टर अचानक से कम होने लग गए। और उस दिन SBI ब्लू चिप फंड जो है, ठीक है, वो हो गया। या फिर ऐसा मान लेते हैं कि जिस दिन ओपन हुआ मार्केट उस दिन पता चला कि SBI ब्लू चिप फंड को बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है और उसके प्राइस चले गए अचानक से उसी दिन 20 रुपए पर यूनिट, यानी जैसे ही मार्केट ओपन हुआ। अब आपका जो सेटलमेंट हो रहा था वो होना था, ठीक है, मंडे को। अब ये बताओ मंडे को जो आपके अकाउंट में यूनिट क्रेडिट होंगी, ठीक है, वो आपकी क्रेडिट होंगी 15 रुपए के हिसाब से या 20 रुपए के हिसाब से? 15 रुपए के हिसाब से। 15 रुपए के हिसाब से थे। क्योंकि मैंने बुक जो किया था वो 15 रुपए पे किया था 15 और रुपए के मुझे हिसाब बाय से डिफॉल्ट बेनिफिट क्या हो गया, क्योंकि 2 दिन मार्केट 20। बंद रहा और मंडे को जैसी मार्केट खुला अचानक से कोई ऐसी न्यूज आई, ठीक है, कि जैसे हो सकता है SBI ब्लू चिप ने बोल दिया कि हम अपने क्लाइंट्स को डिविडेंड देने वाले हैं, ठीक है, सैटरडे या संडे में अनाउंसमेंट आ गया SBI का, तो डिमांड बढ़ गई मंडे को अचानक से खरीदने वालों की कि भाई डिविडेंड मिलने वाला है SBI ब्लू चिप खरीदो, तो प्राइस बढ़ गई। आपने बुक किया था 2 दिन पहले 15 पे और सिर्फ 2 दिन मार्केट बंद रहा, तीसरे दिन खुला, डिलीवरी आई, तब तक प्राइस बढ़ चुका था, डिलीवरी के बाद आप बेच दोगे, ठीक है, क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन, यूनिट होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, मतलब जो यूनिट होल्डर होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो म्यूचुअल फंड कंपनी की कौन कौन से डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ है ट्रस्ट डीड, दूसरा RTA एग्रीमेंट, तीसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और चौथा ऑल ऑफ द अबव। ट्रस्ट डीड यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एसोसिएट होती है तो एक ट्रस्ट डीड बनती है जो एग्जीक्यूट की जाती है स्पॉन्सर और ट्रस्टी के द्वारा कि ट्रस्ट कैसे काम करेगा। RTA एग्रीमेंट मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी जो होती है उनके जो गाइडलाइंस होते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे, तो उसका एक एग्रीमेंट बना होता है, उसके डॉक्यूमेंट। तीसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी जो ये पूरी कंपनी क्रिएट की गई है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर दिया होता है कि इस कंपनी में डायरेक्टर कौन है, इस कंपनी में कौन आदमी क्या काम करेगा, इस कंपनी में क्या आदमी को क्या करना है। ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव, यहाँ ये तीनों डॉक्यूमेंट। तो एक इन्वेस्टर इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट मांग सकता है चेक करने के लिए? कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है, याद रखना, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, सर कहीं ऑल ना ऑफ कहीं द। वो पार्टनर है आपका, कहीं ना कहीं वो आपका पार्टनर है, आपको लॉस जी होगा तो सर। उसको भी होगा। तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता है कि आपकी ट्रस्ट डीड में कोई ऐसा रूल तो नहीं है जिससे लॉस हो सकता हो, आपके RTA एग्रीमेंट में कोई ऐसा पॉलिसी तो नहीं जिसकी वजह से लॉस हो सकता हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जो गलत काम कर रहा हो या गलत तरीके से अपॉइंट है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, और इस चीज से कोई मतलब नहीं कि अपने 1000 रुपए लगा रखे या 10,000 या 10 करोड़, ठीक है। अब ऐसा कि मान लो आपने किसी ब्लू चिप कंपनी पे या किसी कंपनी के स्टॉक पे आप यूनिट होल्डर, आपने उसके शेयर्स ले रखे हैं, कंपनी है 5,000 करोड़ की और आपने लगा रखे हैं उसमें 500 रुपए, तो भी आप उसके कस्टमर, आप उनको मेल डाल के ट्रस्ट डीड मंगवा सकते हो, उनकी RTA एग्रीमेंट मंगा सकते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मंगा सकते हो, क्योंकि आप कस्टमर हो, शेयर होल्डर हो। समझ में आ रही बात?
उसके बाद एम्फी इज नाइदर अ रेगुलेटरी बॉडी नॉर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी एम्फी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी, यानी रेगुलेटरी बॉडीज वो होती हैं जो रेगुलेट करती हैं। तो एम्फी ना तो कोई रेगुलेटरी बॉडी है और ना ही कोई खुद से चलने वाली रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी खुद के हिसाब से काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। सही है गलत है? फॉल्स है सर। ट्रू। ट्रू है? नहीं है। ट्रू नहीं देखो है। एम्फी क्या है, यूनियन है, बस एक लोगों की यूनियन है। ये लोग रूल नहीं बना सकते। सेबी के अंडर जैसे है। जैसे समझो आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप स्टूडेंट यूनियन बनाते हो, तो यूनियन कोई कानून बना सकती है कि कॉलेज नहीं इतने सर। बजे खुलेगा, कॉलेज इतने बजे बंद होगा? नहीं तो सब स्टूडेंट यूनियन रूल ना बना दे कि हर एग्जाम में जी। चीटिंग कंपलसरी है, टीचर क्लास में नहीं होगा जब एग्जाम होगा, या सर। क्वेश्चन पेपर एक हफ्ते पहले शेयर किए जाएंगे, बच्चों को एग्जाम में किताब ले जाने के अधिकार मिले। ऐसे कानून नहीं बना सकते स्टूडेंट यूनियन वाले। यूनियन का काम क्या होता है बेसिकली कि अगर उस ग्रुप में से किसी व्यक्ति विशेष के साथ या उस समुदाय के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना। पर वो कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, वो कुछ तय नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इलाहाबाद बोल रहा था यार मैं, दूसरी जगह हुआ है वो इलाहाबाद में। एक तो प्रयागराज हो गया है वो इलाहाबाद के बदले, और दूसरा वो या तो प्रयागराज में हुआ या आसपास के बनारस प्रयागराज किसी यूनिवर्सिटी में तो हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ाई तो वहां के जितने स्टूडेंट यूनियन के लड़के थे, बच्चे थे, वो स्ट्राइक पे चले गए। तो वो इसलिए गए क्योंकि कॉलेज एक रेगुलेटरी बॉडी है, कहीं ना कहीं उसने फीस बढ़ा दी है, तो वो उसके अगेंस्ट अपनी बात रखने गए। तो ध्यान रखना कि एमफी जो है, ठीक है, ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है, वो जितनी म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएटरीज हैं उनका एक ग्रुप है, एक यूनियन है। तो वो कोई कानून नहीं बना सकते, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन को जब मन करेगा वो कहीं पे भी रैली निकाल देंगे। आप कभी भी रैली निकालोगे तो पहले आपको पुलिस प्रशासन से, लोकल अथॉरिटी से, डीएम एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती है ना। आपने यस देखा सर। होगा कि अगर कहीं पे भी कोई भीड़ इकट्ठा है जिसपे पुलिस वाले उनको हटा रहे हैं, वो भीड़ होती है जो बिना परमिशन के आई है। बट अगर आपने पहले से यस परमिशन सर। ले रखी है, ठीक है, कि भैया हम एक ऐसी, जैसे अभी राहुल जी ने एक कुछ तो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, राहुल गांधी के थ्रू, तो वो क्यों चल रही है? वो ऐसे नहीं कि कहीं पे भी यात्रा निकाल सकते हैं, इनका पूरा एजेंडा फिक्स होता है। ये अलग अलग स्टेट से, अलग अलग लोकल अथॉरिटी से पहले से परमिशन लेके रखते हैं। इनके टाइम टेबल सेट होते हैं कि हम कितने बजे या कितनी तारीख को कहां से गुजरेंगे, ताकि वो एक कानून व्यवस्था बना के रख सकें। ऐसे नहीं वो कहीं से भी निकल सकते कि चलो रैली निकालते हैं। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी या कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सिर्फ एक यूनियन है। फिर what is the prescribed percentage of unit holders required for termination of AMC? कितने लोग, कितने परसेंटेज ऑफ यूनिट होल्डर मिलके किसी एएमसी को टर्मिनेट करने की 75। रिक्वेस्ट करते हैं? 75 मैंने बताया था, याद 75 है? परसेंट। हाँ, यस सर। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड? यानी इनमें से कौन सा जो अधिकार है वो इन्वेस्टर को नहीं है? पहला, राइट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, सेकंड, राइट ऑफ प्लेज ऑफ म्यूचुअल फंड, थर्ड, राइट टू सेफ्टी, चौथा, राइट टू चेंज डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसमें से कौन सा अधिकार एक कस्टमर के पास नहीं है? सारे लग रहे हैं सर। तभी तो कंफ्यूजन होता है। राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी तो होना ही चाहिए, चेंज डिस्ट्रीब्यूटर कर ही सकते। अच्छा, राइट राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी सर। राइट टू सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि आपका सेफ्टी पे अधिकार है। राइट टू सेफ्टी आपका अधिकार नहीं है। राइट टू सेफ्टी कंपनी की जवाबदारी है, वो उनकी ऑब्लिगेशन में आता है। जब बोला जाएगा व्हाट आर द यस ऑब्लिगेशन सर। ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो वहां पे राइट टू सेफ्टी आएगा, या फिर आएगा रूल्स ऑफ सेबी, तो वहां पे राइट टू सेफ्टी आएगा, क्योंकि सेबी ध्यान रखता है सेफ्टी का। आप एक चीज बताओ,
जो आप अपना बैंक में पैसा रखते हो उसकी सेफ्टी की जवाबदारी आपकी है या बैंक की है? बैंक की सर। बैंक की। आप तो वहां जाते हो, बैंक में पैसा रखते हो, घर पे आके पासबुक लेके चौड़े होके सो जाते हो ना, जी सर। यस सर। है ना? वो काम उनका है। तो यहाँ पे ऑनरशिप लेना यानी बेनिफिशियली ऑनरशिप लेना, यानी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट उसके भागीदार भी है, लॉस हुआ तो लॉस उसके भागीदार भी है, ये आपका अधिकार है। दूसरा, आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को किसी के पास भी गिरवी रख सकते हो। मान लो आज की डेट में सुबोध को, या मान लेते हैं मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैंने सुबोध को बोला कि सुबोध मेरे पास 20,000 रुपए की यूनिट्स है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ठीक है, मैं तेरे को इंडोर्स करता हूँ लीगली, मैं तेरे से 1 महीने के लिए 10,000 रुपए कर्जा ले रहा हूँ, अगर मैं तेरे को 1 महीने में ये पैसा वापस नहीं करता तो तू मेरी म्यूचुअल फंड यूनिट्स का मालिक हो जाएगा, मैं तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। अब मान लो मैंने 10,000 रुपए लिया, तो ये मेरा अधिकार है, मैं किसी को भी इसको गिरवी रख सकता हूँ अगर सामने वाला गिरवी में लेना चाहे तो। समझ में आ रही है बात? जी सर। चौथा बैंक पॉइंट लेगी है सर, हाँ, बैंक भी लेते ले हैं ना बैंक लेगी। वाले, लेते हैं। यही तो अच्छी बात है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आपने भले लमसम इन्वेस्टमेंट किया है या एसआईपी किया है, पर जब उसकी एक फ्रूटफुल वैल्यू हो जाती है, ठीक है, तो आप उसे बैंक को प्लेस कर देते हो। तो जैसे ही आप प्लेस करते हो ना, तो बैंक क्या करता है, सेबी में जाके उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो यूनिट्स हैं, जो कस्टोडियन बैठा है ना आपका, तो उस कंपनी को और सेबी को अपडेट करता है और वहां पे उसके ऊपर आपका अपना नाम प्लेजिंग में डाल देता है। तो अगर आपने अपने यूनिट्स को प्लेस कर दिया किसी बैंक को, तो जब तक आप बैंक का पैसा नहीं उतारोगे और उससे नो ड्यू नहीं लोगे, तब तक आप बेच नहीं पाओगे, उसे लॉक हो जाएगी सिक्योरिटी, पर आप गिरवी रख सकते हो। यस सर। समझ में आ रहा है? यस जी सर। सर। अब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो गाइस, अगर आज हम बात करें, ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा होगा कि आज हमारा 1.5 घंटे, मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग टाइम आपको दिख रहा होगा तो ऑलमोस्ट, गवर्नेंस फॉर्म को कौन होता है सर, एग्जाम्पल? क्या जैसे गवर्नेंस फॉर्म में कौन हो सकता है चेक करने वाला? चेक करने वाला ट्रस्टी भी होता है, ऑडिटर भी होता है। नहीं सर, गवर्नेंस फॉर्म में। गवर्नेंस फॉर्म, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम ये पूछ रहे हो कि गवर्नेंस जो फॉर्म होती है उसमें कौन काम करता है। यस सर। हाँ, तो जैसे समझो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी डिपार्टमेंट है ना हमारे, तो वैसे इसमें वैकेंसीज निकलते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं या कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, इनको सीए चाहिए होता है, सीए की वैकेंसी निकालते हैं, इनको कोई पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल चाहिए होता है तो उसकी वैकेंसी निकलती है, उनके एंट्रेंस होते हैं, वहां से लेते हैं ये लोग ऑडिटर्स। अब जैसे मान लो कि आप हो, आपने, इसमें क्या होता है कि कई सारे कोर्सेज हैं जैसे सेबी के, फर्दर आप एनआईएसएम की वेबसाइट चेक करोगे ना, तो रजिस्ट्रार के लिए भी कोर्सेज होते हैं, वैसे ऑडिटर्स के लिए भी और इंडेक्सेशन के लिए बहुत सारे कोर्सेज पड़े हैं इसमें। तो अगर आप वो कोर्स करते हो तो उसके बाद आप एज मतलब मान लो आपने रजिस्ट्रार का एग्जाम क्लियर कर लिया और रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है, मान लो कि फाइनेंस में से पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपने फाइनेंस से पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, और आप साथ में कोई कोर्स करते हो जिससे आपको रजिस्ट्रार के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलते हैं, तो आप ऐसा रजिस्ट्रार ज्वाइन कर सकते हो किसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। ओके सर। इसमें डायरेक्टली पोस्ट नहीं मिलती। देखो, आप जब प्राइवेट में बात कर रहे हो तो प्राइवेट में तो क्या होता है, टीम्स होती हैं, आप पहले एज असिस्टेंट लगते हो, आप सीखते हो काम, उसके बाद जाके आप मिडिल लेवल पे आते हो, फिर आप टीम लीडिंग में आते हो। वहीं अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हो तो गवर्नमेंट में तो निकलती रहती है वैकेंसी, निकलती है वैकेंसी। अगर कोई ग्रेजुएट है ना, तो वो डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कर सकता है अप्लाई। आप सीबी की साइट पे जाओ, यस सर। सीबी की साइट पे आपको वैकेंसी दिखेंगी, है ना। तो आप यही चीज, तो अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि आपकी मास्टर क्लास करा के मुझे आपको एक दिन में क्लियर करना है, तो मुझे यही सब तो क्लियर करना है कि आप वैकेंसीज कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है, तो वो करेंगे अभी हम फर्दर ऑन, ठीक है। इसके अलावा कोई और डाउट? नो सर।